रात 10 बजे दिल्ली हाईवे। एक बेहद ही आलीशान कार में सवार एक आदमी जा रहा था, साथ ही आगे वाले शीट पर बैठे अपने सेक्रेटरी से बात करता हुआ जा रहा था। वो और कोई नहीं, द फेमस नंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मिस्टर पीयूष नंदा थे। इस नाम को देश का हर इंसान जानता था। उन्होंने ने अपने दम पर इतनी बड़ी कंपनी को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि उसे टॉप 10 कंपनीज में बनाए भी रखा था। वो अपने सेक्रेटरी अमित से पूछते हैं, अमित वो लंदन वाली डील का क्या हुआ? तो अमित कहता है, सर वो तो आरोही मैम देख रही है, उन्होंने ने इस डील पर काफी मेहनत भी की है और उसी डील के सिलसिले में वो लंदन भी गई हैं। ये सुन पीयूष जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा तब तो वो डील होनी है। मेरी बेटी जिस भी काम को हाथ में लेती है उस काम को हर हाल में पूरा करके ही रहती है। गर्व होता है हमें ऐसी बेटी पाकर। उसने हमारा नाम इतना ऊंचा किया है जितना लोग अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन फिर कुछ सोच के उदास हो जाते हैं। तो अमित पूछता है, क्या हुआ सर, आप उदास लग रहे हैं? तो पीयूष जी कहते हैं, कुछ नहीं, बस आरोही के बारे में सोच रहा था। हमें उसकी चिंता होने लगी है। वो अपनी लाइफ में कोई भी चीज पैसे और पावर से बढ़कर नहीं रखती है। प्यार, भरोसा जैसी चीजें तो उसे जैसे वेस्ट ऑफ टाइम लगती है। उसके गुस्से और रूड बिहेवियर के वजह से उसके पास कोई नहीं आना चाहता, और जब उससे शादी की बात करो तो ऐसे भागती है जैसे शादी नहीं सूली पर चढ़ने को बोल रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा उसका, लेकिन उसके ऐसा होने में कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। कनक जी के जाने के बाद मैंने उसे टाइम ही नहीं दिया, हमेशा अपने बिजनेस में ही बिजी रहा, उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाया। हमें ये एहसास ही नहीं रहा है कि अगर हमने अपनी पत्नी खोई है तो उसने भी तो अपनी माँ खोई थी। बेचारी माँ के जाने के बाद हमेशा पापा के प्यार को तरसती रही, इसीलिए शायद वो ऐसी हो गई है जिसे प्यार जैस शब्द बेईमानी लगते हैं। पता नहीं क्या होगा उसका अब। तो बस भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि बस उसे ये एहसास हो जाए कि पैसा और पावर के अलावा भी कई चीजें हैं दुनिया में जिन्हें अहमियत देनी है। मैं नहीं चाहता जो गलती मैंने की वही गलती वो भी करे। जिस पर अमित कहता है, सर आप टेंशन मत लीजिए, भगवान ने उनके लिए भी कोई ना कोई भेजा होगा जो उन्हें ये एहसास करा सके कि प्यार कितना खूबसूरत एहसास है, जिस पर हम सब इंसान टीके हैं, जिसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। हम चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन घर पहुंचकर अगर कोई ये पूछने वाला भी ना हो कि कहीं आप थक तो नहीं गए, आज ज्यादा काम था क्या, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो पीयूष जी कहते हैं, भगवान करें जो तुम कह रहे हो वो सब सच हो, और फिर अपनी सोच में कहीं गुम हो जाते हैं। वहीं लंदन के एक होटल में 23 माले की होटल में एक लड़की जिसकी गहरी काली आंखें एकदम शांत, उनमें कोई भाव ही ना हो, जैसे खुले लंबे बाल, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ, बेहद ही खूबसूरत, मानो आसमान से उतर कर परी आई हो, खड़ी पूरे लंदन को देख रही थी। तभी पीछे से आवाज जाता है, मैम फाइल रेडी है और मीटिंग का टाइम भी हो चुका है, मिस्टर डेविड आपका रूम न 213 में इंतजार कर रहे हैं। तभी वो लड़की मुड़ती है, उसके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस साफ साफ दिख रहा था। वो और कोई नहीं, हमारी हीरोइन आरोही नंदा थी। 25 साल की एक बेदा कामयाब बिजनेस वुमन। उसने अपनी जिंदगी में अब तक वो हासिल कर लिया था जो बाकी लोग अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी नहीं पाते हैं। तो आरोही अपनी सेक्रेटरी प्रीति से कहती है, और जो फाइल मैंने रेडी की थी उसका क्या हुआ? तो प्रीति कहती है, मैम वो भी रेडी है, लेकिन मैम एक बार फिर सोच लीजिए क्या ये करना ठीक होगा? तो आरोही कहती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। ये कहकर वो दोनों लोग रूम नंबर 213 में चले जाते हैं, जहां उनका इंतजार मिस्टर डेविड कर रहे थे। आरोही वहां जाते ही अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है। वो इतने कॉन्फिडेंस से अपना प्रेजेंटेशन देती है, एक बार को तो मिस्टर डेविड भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन मिस्टर डेविड वहां बस नाम मात्र के लिए ही बैठे थे। दरअसल उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपने छोटे भाई प्रिंस के कहने पर जॉनसन को देने का वादा किया था। आरोही अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर लेती है तो मिस्टर डेविड कहते हैं, मिस आरोही आपका प्रेजेंटेशन तो काफी अच्छा था, लेकिन हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और ये कह वहां से जाने लगते हैं तो आरोही एक शैतानी मुस्कान देती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं मिस्टर डेविड, मिस्टर जॉनसन ने तो आपको इससे भी ज्यादा ही बताया होगा। ये सुन डेविड वहीं रुक जाते हैं। अब उन्हें नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, तो डेविड करते हैं, चलो अच्छा है कि आपको पता चल गया, अब हमें आपको मना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो समझ ही गई होगी। तो आरोही कहती है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया अब तक कि इस प्रोजेक्ट की असल कॉस्ट कितनी है? तो डेविड नासमझी से कहते हैं, आप क्या बात कर रही हैं? तो आरोही कहती है, पहले आप बैठ जाइए फिर मैं बताती हूँ। तो डेविड बैठ जाते हैं। तब आरोही उन्हें बताती है कि जिस प्रोजेक्ट को जॉनसन 345 करोड़ में करने को कह रहा है, दरअसल उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 280 करोड़ ही है। ये सुन डेविड गुस्सा हो जाते हैं और अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, ये जॉनसन हमें धोखा दे रहा था। तो आरोही कहती है, सिर्फ जॉनसन ही नहीं, आपको आपके भाई ने भी धोखा दिया है। ये सुन तो डेविड के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना भाई भी ऐसा कर सकता है, वो तो उससे कितना प्यार करते थे। आरोही ने उन्हें वो फाइल दी जिसे वो प्रीति से रेडी रखने को कही थी, जिसमें डेविड के भाई के अब तक के किए गए कामों की लिस्ट थी, जिसे देख डेविड दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने उस पर कितना भरोसा किया था और उसने मुझे ही धोखा दिया।
तब आरोही कहती है, तो मिस्टर डेविड अब आपका क्या ख्याल है, अभी भी आपको ये प्रोजेक्ट जॉनसन को देना है? जिस पर डेविड कहते हैं, नहीं चलिए डील साइन करते हैं। ये सुन आरोही के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ जाती है। डील साइन करने के बाद प्रीति उसे देख रही थी तो आरोही कहती है, क्या बात है, कुछ पूछना है तो पूछो। तब प्रीति उससे पूछती है, मैम क्या हमें सही किया, मतलब डेविड जी अपने भाई से कितना प्यार करते हैं, आज के बाद वो कभी भी उन पर भरोसा नहीं करेंगे। तो आरोही कहती है, बिजनेस में तो अपनी रूह पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर भाई क्या चीज है, उसके भाई ने भी तो उसे उसके पैसे के लिए ही धोखा दिया था। पैसा और पावर ही सब कुछ है, अगर आपके पास ये दोनों है तो दुनिया आपकी है। जहां आरोही का ये सोचना था वही दूर इंडिया में राजस्थान। सुबह सुबह एक लड़का बहुत जल्दी में अपने कपड़े पहन रहा था और अपने में ही बड़बड़ा रहा था, यार जल्दी कर वरना ये नौकरी भी हाथ से गई समझो। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो शौर्य शेरगिल था। वह जल्दी से तैयार हुआ, उसने व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनी थी, अच्छी खासी वेल बिल बॉडी, नीली आंखें और उसका बेस्ट पार्ट उसकी वो मासूम सी मुस्कुराहट जिसे देख कोई भी लड़की उस पर फेल्ट हो सकती थी। वो जल्दी जल्दी बाहर आता है तो उसके मकान मालिक मिस्टर गुप्ता वहीं बाहर मिल जाते हैं। तो शौर्य उन्हें देख मन में कहता है, अरे यार ये गुप्ता अंकल को भी अभी ही आना था, अब देखना किराए के लिए बोलेंगे। तभी गुप्ता जी अपने दांत दिखाते हुए कहते हैं, अरे बेटा शौर्य वो किराए के लिए कहना था, तुमने पिछले महीने का भी किराया नहीं दिया था। तो शौर्य अपनी हल्की मुस्कान लिए कहता है, अंकल बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, बस नौकरी मिलते ही आपका किराया दे दूंगा। तो अंकल कहते हैं, बेटा जल्दी दे देना, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी आंटी कितना गुस्सा करती है। तो शौर्य अपने मन में कहता है, आंटी के कंधे पर बंदूक रख कर मत चलाया कीजिए अंकल। फिर होश में आ कहता है, अंकल अब मैं निकलता हूँ वरना लेट हो जाएगी। वो वहां से निकल जाता है। जो जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक आदमी बेहोश पड़ा दिखा। अब ये आदमी कौन है वो आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो शौर्य देखता है उन्हें कोई उठा ही नहीं रहा है, तो शौर्य उनके पास जाता है तो देखा है वो आदमी बेहोश होने ही वाला है। तो शौर्य उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है जहां उनका इलाज होता है। डॉक्टर बाहर आते हैं तो शौर्य पूछता है, क्या हुआ है उन्हें डॉक्टर उसे बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस शुगर लेवल लो हो गया था इसीलिए चक्कर आ गया था, आप चाहे तो मिल सकते हो। शौर्य उनसे मिलने जाते हैं तो देखता है वो बेड पर लेटे हुए थे, उनके पास जा शौर्य उनसे पूछता है, सर आप ठीक है? तो वो आदमी कहता है, हाँ हम ठीक है, आपका मदद के लिए शुक्रिया। तो शौर्य उनसे पूछता है, सर क्या आपको किसी को बुलाना है? मैं उन्हें बुला देता हूँ। तो वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, मैंने अपने सेक्रेटरी को बोल दिया है, वो आता ही होगा। शौर्य को इन सब बातों में ध्यान ही नहीं था कि आज उसका इंटरव्यू था। जब उसे याद आता है तो वो उनसे कहता है, ठीक है अंकल मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, आज मेरा इंटरव्यू है। तो अंकल उससे कहते हैं, ठीक है बेटा आप जाओ, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और भगवान करे आपको ये नौकरी मिल जाए। शौर्य वहां से निकल जाता है। वह जल्दी जल्दी कंपनी में पहुंचता है लेकिन गार्ड उसे अंदर ही नहीं आने देता, उसे ये कहते हुए बाहर कर देता है कि सॉरी आप लेट है। शौर्य बेचारा सा मुंह लेकर वहां से निकल जाता है। वो अपने आप से बड़बड़ा रहा होता है, यार ये जॉब भी नहीं मिली, अब अंकल को किराया कैसे दूंगा। वो तो आंटी के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी बात कहते हैं, पता नहीं क्या होगा मेरा। वो वहां से जा ही रहा होता है कि उसे कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो अपने मन में कहता है, यार जॉब तो मिली नहीं, चलो क्रिकेट ही खेल लिया जाए, और सब भूलकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लग जाता है। उसकी तो जिंदगी का सिद्धांत ही यही था कि मुश्किल चाहे जितनी भी हो उन्हें हंस के सामना करने से वो कम लगने लगती है। दोनों ही लोग एक दूसरे से एकदम उल्टे सोच वाले हैं। जहां आरोही के लिए पैसा ही सब कुछ है, वही शौर्य बस इस बात पर भरोसा है कि मुश्किलें चाहे जितनी हो बस हार मत मानो, पैसे का क्या है वो तो आता जाता रहता है। इस बात से अनजान की भगवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही लिखा है। क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, देखते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए रात को जब शौर्य घर वापस आता तो फिर उसे अंकल गेट पर ही दिखाई दिए। ये देख शौर्य अपने मन में, यार ये अंकल फिर से अभी पूछेंगे बेटा नौकरी मिली कि नहीं, किराया देना है कि नहीं, अब क्या बोलूंगा इन्हें। फिर अपने मन के ख्यालों को झटक कर अंकल से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे अंकल आप यहाँ। तो अंकल अपना दांत दिखाते हुए कहते हैं, ही अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे पूछता चलूं कि तुम्हें नौकरी मिली या नहीं। तो शौर्य उदास होते हुए कहता है, नहीं अंकल मैं लेट हो गया था। ये सुनते ही अंकल अपने असली रूप में आते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो तुम किराया कैसे दोगे? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें मकान दिया था, अरे एक नौकरी नहीं खोजी जाती तुमसे, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। ये सब सुन शौर्य को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो शांति से कहता है, अंकल ऐसी बात नहीं है, हमें जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। वो तो आज मैं जा ही रहा था कि एक अंकल बेहोश रोड पर पड़े हुए थे, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, मुझसे ये देखा नहीं गया तो मैं उनकी मदद करने लगा, तो बस उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में देर हो गई। तो अंकल तंज कसते हुए कहते हैं, हाँ पता है कितना ख्याल है तुम्हें सबका, अरे जब खाने को खाना नहीं होगा तो क्या वो अंकल आके देंगे तुम्हें खाना, नहीं ना तो फिर क्यों मदर टेरेसा बने घूमते रहते हो।
देखो, मैं तुम्हें इस महीने के अंत तक का वक्त दे रहा हूँ। अगर महीने के आखिर तक तुमने किराया नहीं दिया तो मकान खाली कर देना, समझे? अंकल वहां से जाने लगते हैं, फिर रुक कर कहते हैं, और हाँ, पहले खुद की मदद करो फिर दूसरों की, नहीं तो एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही मदद की जरूरत पड़ जाए। कहकर चले जाते हैं। शौर्य को ये बातें सुन गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अंदर जाकर सोफे पर बैठ कुछ सोचने लगा, फिर वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शौर्य, बेटा प्लीज तुम मत आना, एक खून से सनी औरत चिल्लाते हुए कह रही थी। हाँ हाँ बेटा तुम मत आना। वहीं पड़ा एक उसी औरत की उम्र का आदमी भी यही कह रहा था। बाकी एक 19-20 साल का लड़का वही पड़ा हुआ था, जिसकी जान शायद निकल ही चुकी थी। वहीं किसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो औरत कुछ कहती इससे पहले उसे गोली लगी, तभी शौर्य हड़बड़ाकर उठ गया। उसकी आंखों इस समय बहुत गुस्सा था। वो गुस्से से उठ अपनी बालकनी में जाता है। वहां खड़ा गहरी सांसें लेता है और एक सिगार चला लेता है। इस वक्त उसका वो मासूम सा दिखने वाला चेहरा किसी निर्जीव इंसान की तरह लगा रहा था, जिसमें कोई भाव नहीं थे। आंखें गुस्से से लाल, मानो अभी किसी के खून की प्यासी हों। उसे अभी भी वो चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। दिन में सबसे हंस के मुस्कुरा के बात करने वाला शौर्य इस समय किसी डरावने इंसान से कम नहीं लग रहा था। वो लंबी लंबी सिगार की कश लेकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, फिर आके सोफे पे बैठ जाता है। अब उसकी आंखों गुस्से की जगह आंसुओं ने ले ली। अगले दिन आरोही अपने कैबिन में बैठी कुछ फाइलों में बिजी थी कि तभी प्रीति आती है। मैम, ये कुछ पेपर्स हैं जिनमें आपके सिग्नेचर चाहिए। आरोही उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ उन पर साइन कर देती है, फिर पूछती है, तुमने अपनी जगह किसी को सेलेक्ट किया या नहीं? जाने से पहले ये काम करना नहीं भूलना। तो प्रीति कहती है, जी मैम, मैंने एड्स दे दिए थे। बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है, उनमें से सेलेक्ट कर उनका इंटरव्यू होना बाकी है। 2-3 दिन में वो भी हो जाएगा। दरअसल प्रीति को सिंगापुर की ब्रांच का हेड बना दिया गया था, तो उसे वहां जाना था, लेकिन जाने से पहले उसे अपनी जगह किसी को सेलेक्ट करना था ताकि आरोही का काम ना रुके। तो आरोही उससे कहती है, ठीक है, और सुनो, वहां सिंगापुर में अच्छे से काम करना, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो प्रीति कहती है, जरूर मैम, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। अगले शौर्य को आज आरोही की कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। वो खुश था कि उसे इतनी बड़ी कंपनी से कॉल आया था। वो जल्दी से घर से निकलता है ताकि सही समय से पहुंच सके। रास्ते में जाते समय जब मंदिर पड़ा तो शौर्य वहां रुक भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, आज मुझे ये नौकरी मिल जाए तो मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। वो वहां से जा ही रहा होता है कि उसे संजय जी मिल जाते हैं। संजय जी एक रिटायर्ड पुलिस वाले थे जिनके पैरों में अक्सर दर्द रहता था। वो जब शौर्य को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। वो शौर्य को काफी पसंद करते थे क्योंकि एक वो ही था जो उम्र के इस पड़ाव पर उनके सुख दुख सुनता था। शौर्य उन्हें नमस्ते करते हुए कहता है, अंकल कैसे हैं आप, और आपके पैरों का दर्द कैसा है? जिस पर संजय जी कहते हैं, अरे एक एक करके सवाल कर, मैं सवाल भूल जाता हूँ। फिर हंसकर कहते हैं, बेटा हम ठीक है, हमारे पैरों के दर्द में भी आराम है। तुमने जो दवाई दी थी उसे लगाने से बहुत आराम मिलता है। फिर पूछते हैं, बेटा तुम कहीं जा रहे हो क्या? तब शौर्य को याद आता है कि उसका आज इंटरव्यू है, तो शौर्य हड़बड़ी में वहां से जाते हुए कहता है, अंकल आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो अंकल कहते हैं, क्योंकि बेटा तुम्हारा आज सिलेक्शन जरूर होगा। फिर शौर्य वहां से निकल जाता है। वो ट्रैफिक में था कि तभी उसकी बाइक को किसी ने टक्कर मारी। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक आदमी अपनी कार से बाहर निकलता हुआ दिखता है। निकलते के साथ ही वो शौर्य पर चिल्लाना शुरू कर देता है, तुम्हें अक्ल वक्ल है कि नहीं? मेरी गाड़ी के सामने खड़े हो, अरे मरना है तो कहीं और जाके मरो। शौर्य बात आगे नहीं बढ़ना चाहता था तो शौर्य कहता है, सर ट्रैफिक लाइट रेड है, मैं कहाँ चला जाता है, और आपकी गाड़ी को जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। शौर्य की गलती ना होने के बाद भी जब वो सॉरी बोलता है तो उस आदमी की हिम्मत और बढ़ जाती है। वो शौर्य का कॉलर पकड़ उससे कहता है, तुम्हारे सॉरी कहने से क्या मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी? वो शौर्य को सुनाए ही जा रहा था। ये सब कुछ एक गाड़ी में बैठी आरोही और प्रीति देख रहे थे। आरोही का ध्यान उन लोगों पर नहीं था, लेकिन प्रीति ये देख कहती है, देखो तो जरा, उस आदमी को एक तो टक्कर मारी, ऊपर से उसी आदमी पर भड़क रहा है। तब आरोही ने उस तरफ ध्यान दिया, उसे शौर्य नजर आया। नजरें नीची किए उस आदमी की बातें सुनाता दिखा। बीच बीच में वो अपनी नजर उठाता लेकिन फिर छुपा लेता। आरोही ने जब उसे देखा तो देखती रह गई। आज पहली बार उसे अपना दिल धड़कता सा महसूस हुआ। वो उसकी नीली आंखों में जैसे खोने ही लगी थी कि तभी प्रीति कहती है, बस बहुत हुआ, वो आदमी उस बेचारे लड़के को इतना सुना रहा है, मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने। तो आरोही उसे रोकती देती है और कहती है, ऐसे लोग जो खुद के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनको ये दुनिया ऐसे ही सुनाती है। हम आज उसकी मदद कर देंगे, कल कौन करेगा, रहने दो। ये सुन प्रीति भी कुछ नहीं कहती है, लेकिन अब वो आदमी उस पर चढ़े ही जा रहा था। वो शौर्य पर हाथ उठा नहीं जा रहा था कि ये देख आरोही से नहीं रहा गया। वो अपना मास्क पहन गाड़ी से बाहर आकर उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है, हेलो मिस्टर, कब से देख रही हूँ उस पर चिल्ला रहे हो, जबकि गलती तुम्हारी थी। ट्रैफिक लाइट रेड है तो क्यों इतनी जल्दी में थे?
फिर बाकी सब की तरफ देखकर और आप सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, ये आदमी इन पर चिल्लाए जा रहा है, आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं। शौर्य तो बस खड़ा उस मास्क वाली लड़की को देखे जा रहा था। उसे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उकसी वो गहरी काली आंखें उसे जैसे अपनी ओर खींच रही थी। फिर सबकी नजर उसे आदमी पर गई। ये देख वो आदमी गुस्से से, लड़की ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो आरोही कहती है, बेशक ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन ये रोड पब्लिक की है, रुको तुम, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, फिर वही इस मामले को सुलझाएगी। पुलिस की बात सुन वो आदमी घबराने लगता है और घबराते हुए कहता, अच्छा ठीक है, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने इस माफ किया। तो आरोही कहती है, तुम कौन होते हो इसे माफ करने वाले, तुम इससे माफी मांगो अभी, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करती हूँ, वो ही यहाँ का मामला सुलझाएगी। वो आदमी पुलिस के नाम से घबराते हुए जल्दी से सॉरी बोल वहां से निकल जाता है। शौर्य तो अभी भी उन आंखों में ही खोया हुआ था। फिर अपना सिर झटक कर वो आरोही से कहता है, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। तो आरोही तंज भरी हंसी हंसते हुए कहती है, किस बात का थैंक यू, तुम जैसे लोग जो अपने लिए खड़े तक नहीं हो सकते जिंदगी में सिर्फ सबको सॉरी एंड थैंक यू ही बोलते रहोगे, आज मुझे कल किसी और को। शौर्य को ये सुन बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस अपना सिर झुका लेता है। ये देख आरोही को और गुस्सा आता है। वो गुस्से से कहती है, जब गलती नहीं हो तो अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए, वरना दुनिया तुम्हारे सिर को कुचल कर आगे बढ़ जाएगी। अपने लिए आवाज उठाना सीखो, वरना जिंदगी भर लोगों को सॉरी एंड थैंक यू ही बोलते रहोगे। और बोल वहां से अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। शौर्य तो बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है और मन में कहता है, यार क्या लड़की थी, ये कितनी रूड थी, लेकिन दिल की साफ है। वही गाड़ी में प्रीति आरोही को देखे जा रही थी और मन में, जब मैं मदद के लिए जा रही थी तो मना कर दिया और खुद उसकी मदद के लिए चली गई। आरोही खुद पर पड़ती नजर महसूस करती है तो बिना नजर उठाए कहती है, मुझे घृणा हो गया हो तो सामने देखो प्रीति। ये सुन प्रीति सामने देखने लगती है। उसके मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी। वही आरोही अपनी आंखें बंद कर यही सोच रही थी कि क्यों वो उसकी लड़के का झुकासर देख अच्छा नहीं लगा, क्यों दिल में एक बेचैनी सी हुई जब वो आदमी उस पर हाथ उठाने जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने अपने दिमाग में चलते इस ख्याल को झटका और कार के बाहर के देखने लगी। वही शौर्य जल्दी से नंदा कंपनी की बिल्डिंग के सामने पहुंचा, जो कि बहुत चमक रही थी। वो जल्दी से रिसेप्शन पर जा अपने इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम में ले जा वेट करने को कहती है। फिर बारी बारी से सबको अंदर बुलाया जाता है। शौर्य भी अपना इंटरव्यू दे के बाहर निकलता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। वो वहां से घर आता है सारे काम खत्म करके। जब वो अपने बेड पर जाता है तो उसे आज सुबह हुई उस घटना की याद आती है, और वो याद आते ही उसे वो गहरी काली आंखें याद आती है, जिससे याद करते ही उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं आरोही भी उन नीली आंखों को याद करती है और मन में सोचती है, आखिर क्यों मैं उन नीली आंखों को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। दोनों ही अपने ख्यालों में एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। इस बात से अनजान की किस्मत ने उन्हें मिलने की साजिशें शुरू कर दी हैं। इंटरव्यू दिए 2 दिन बीत चुके थे। शौर्य अब ये सोचने लगा था कि शायद वो सेलेक्ट नहीं हुआ। तभी उसे एक कॉल आता है। वो फोन उठा के बात करता है तो उधर से एक लड़की की आवाज आती है, हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर शौर्य शेरगिल से हो रही है? तो शौर्य कहता है, जी लेकिन आप कौन? तो वो लड़की कहती है, जी मिस्टर शौर्य, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आप सेलेक्ट कर लिए गए हैं। आपको कल आकर यहाँ बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। बाकी की सारी बातें आपको मेल कर दी गई हैं, आप अपना मेल चेक कर लें। धन्यवाद कहकर वो फोन रख देती है। शौर्य ये सुन बहुत खुश होता है। उसे तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। वो मन में कहता है, चलो अब अंकल का किराया उनके मुंह पर मारूंगा, ताकि जब देखो तब वो अपना मुंह उठाकर किराया मांगने ना चले आए। वो अगले दिन जल्दी उठ तैयार हो जाता है। बाहर निकल ही रहा होता कि गुप्ता अंकल फिर से टपक पड़ते हैं। ये देख शौर्य धीरे से कहता है, जब भी कुछ शुभ होने जा रहा होता है ये टपक पड़ते हैं, अब फिर किराए का तना देंगे। गुप्ता अंकल सामान्य अपने दांत दिखाते हुए कहते हैं, अरे शौर्य बेटा, फिर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो क्या? लगता है परसों वाली कंपनी में जॉब नहीं मिली। लेकिन आज शौर्य उदास होने के बजाय हंसते हुए कहता, नहीं अंकल, मुझे नौकरी मिल गई है, आज ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ, और रही बात आपके किराए की तो वो भी मैं दे दूंगा। ये सुन गुप्ता अंकल को तो शौक लग जाता है। वो फिर से पूछते हैं, क्या क्या सच में तुम्हें जॉब मिल गई? तो शौर्य हंसता हुआ कहता है, हाँ अंकल जी, मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रही है। तो ये सुन अंकल के तो सुर ही बदल जाते हैं। वो बड़े प्यार से कहते हैं, अरे क्यों नहीं, जाओ जाओ, आज पहला दिन है ना, लेट नहीं होना चाहिए। तो शौर्य अपने मन में कहता है, हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं, अभी जॉब नहीं मिली होती तो सुनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। अब तो मुंह से शहद टपक रहा है। फिर अपने ख्यालों से बाहर आ कहता है, जी अंकल जी, और चला जाता है। वो वहां से निकल पहले मंदिर जाता है और प्रसाद चढ़ाता है कि तभी उसे संजय अंकल दिख जाते हैं। वो उनके पास जा उनसे आशीर्वाद लेता है और कहता है, अंकल आपके आशीर्वाद से हमें नौकरी मिल गई है। ये सुन संजय अंकल भी खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहता है, खूब तरक्की करो बेटा, हम बहुत खुश हैं।
शौर्य उनसे आशीर्वाद लेकर नंदा कंपनी पहुंचता है। आज उसका पहला दिन था ऑफिस में। वो रिसेप्शन पर जाकर अपना कॉल लेटर दिखता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, आपको एचआर डिपार्टमेंट की हेड मिस चांदनी को रिपोर्ट करना है। मिस चांदनी एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिनके पीछे पूरा ऑफिस पागल था। शौर्य जब मिस चांदनी से मिलता है तो चांदनी तो उसे देखती ही है जाती है। ब्लू पैंट एंड वाइट शर्ट में वो काफी हैंडसम लग रहा था, जिसमें उसके बाइसेप्स एंड चेस्ट अच्छे से नजर आ रहे थे। करीने से सेट किए हुए बाल उसका लुक और बेहतर बना रहे थे। शौर्य उनसे मिल अपनी बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। फिर उसे चांदनी पूरा ऑफिस दिखाती है और खुद भी शौर्य को चुपके चुपके देख रही होती है और मन में सोच रही थी कि काश ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो पूरे ऑफिस में मेरी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। शौर्य जहां जहां से गुजर रहा होता है सारी लड़कियों की नजर उस पर ही जाकर रुक जा रही थी, जिससे देख बाकी लड़के जल भून रहे थे कि आज तक जो लड़कियां उन्हें देखा करती थी आज उन्हें भाव ही नहीं दे रही थी। वहीं लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, यार ये हैंडसम बंदा कौन है, कितना हॉट है, उफ़्फ़ा उसकी नीली आंखें और उसकी मुस्कुराहट किलर है, यार ये बंदा मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मजा ही आ जाए। तो दूसरी लड़की कहती है, ओ तुम कहीं की महारानी हो जो वो तुम्हें पसंद करेगा, उसके लिए तो मैं ही बेस्ट हूँ। लड़कियां आपस में ही बातें कर रही थी। शौर्य उन पर ध्यान दिए बिना सारा ऑफिस देखता है। फिर चांदनी जी कहती है, शौर्य आपको हमारी सीईओ मिस आरोही के सेक्रेटरी के ऑफिस में जाना है, आप उनकी ही जगह लेंगे। उनका ट्रांसफर सिंगापुर हो गया है लेकिन अभी आपको उन्हें ही रिपोर्ट करना है। कैबिन आगे से राइट है, गुड लक। फिर चांदनी जी को जाना था लेकिन वो शौर्य को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर गुड लक कह वो निकल जाती है। शौर्य वहां आता है तो देखता है वहां कोई नहीं है तो बाहर ही इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब प्रीति आती है तो उसे देख के हैरान हो जाती है। फिर उससे पूछती है, तुम और यहाँ? तो शौर्य नासमझी से पूछता है, सॉरी मैम मैं आपसे कभी नहीं मिला, क्या आप मुझे जानती है? तो प्रीति कहती है, उस दिन रोड पर तुम ही थे ना जिस पर वो आदमी चिल्ला रहा था। तो शौर्य को याद आता है तो वो अपना सिर झुका लेता है और कहता है, जी मैम। तो प्रीति उसे ऐसे देख कहती है, चील कोई बात नहीं, तो तुम हो जिसे सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है? तो शौर्य कहता है, जी मैम। तो प्रीति कहती है, ठीक है चलो अंदर। वो दोनों कैबिन में चले जाते हैं। तब प्रीति उसे सारी चीजें समझाती है और आरोही का शेड्यूल देती है और कहती है, मैम थोड़ी सख्त है, उन्हें लेट काम बिल्कुल पसंद नहीं, तो कभी भी लेट मत होना। चलो अब मैम से मिल लो। वो दोनों आरोही के कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। आरोही अपने कैबिन में बैठी फाइल पढ़ रही होती है। तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है और प्रीति अंदर आती हुई कहती है, मैम ये हैं आपके नए सेक्रेटरी मिस्टर शौर्य शेरगिल। आरोही अपनी नजरें उठाती है तो उसे शौर्य दिखता है। उसे देख फिर ना जाने क्यों उसका दिल जोर जोर धड़कने लगता है। वो फिर ना चाहते हुए भी उन नीली आंखों में खोने सी लगती है। तभी प्रीति की आवाज से होश में आती हुई कहती है, तुम? तो शौर्य को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। वो प्रीति की तरफ देखता है तो प्रीति समझ जाती है और कहती है, उस दिन इन्होंने ही तुम्हें बचाया था। तो शौर्य फिर आरोही को देख उन्हें कहता है, थैंक यू मैम उस दिन हमारी मदद करने के लिए। ये सुन आरोही तंज भरी हंसी हंस देती है और कहती है, मैं सही थी तुम्हारे बारे में, तुम जैसे लोग कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले सकते, बस सबको सॉरी एंड थैंक यू ही बोलते रहते हो। तुम्हारे जैसों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। ये सुन शौर्य को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं उससे निपट नहीं सकता था, बस उस दिन मेरा इंटरव्यू था इसलिए मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। चुप रहना और कुछ ना करना दोनों अगल बातें हैं। मैम मैं चुप था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। बात आगे बढ़ती देख प्रीति कहती है, मैम बॉन्ड साइन हो चुका है तो अब हम इन्हें 6 महीने से पहले तो नहीं निकाल सकते हैं, और फिर किसी के पर्सनल मैटर से हमें क्या लेना देना। ये सुन आरोही अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और कहती है, ठीक है इन्हें इनका काम समझा दो। फिर प्रीति और शौर्य कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। आरोही का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। उसने शौर्य को जाने के लिए तो कह दिया था लेकिन दिल के किसी कोने में वो चाहती थी कि शौर्य ना जाए। उधर कैबिन के बाहर निकल प्रीति शौर्य से कहती है, शौर्य जी आप मैम की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो जबान से भले ही कितनी भी कड़वी क्यों ना हो लेकिन दिल की बहुत अच्छी, सारे एम्प्लॉयज का ख्याल रखती है, किसी को कुछ भी परेशानी हो वो तुरंत उस पर एक्शन लेती है। बस गुस्सा थोड़ा ज्यादा करती है क्योंकि वो हम सबको अपने परिवार की तरह ही समझती है, इसलिए जब हम कोई गलती करते हैं तो डांटती हैं। शौर्य ये सुन कहता है, कोई बात नहीं मैम मुझे बुरा नहीं लगा। प्रीति अपने लिए मैम सुन कहती है। शौर्य जी कॉल मी प्रीति। ये मैम सुन के बड़ी होने वाली एक अलग सी फीलिंग आती है तो शौर्य कहता है, ओके प्रीति लेकिन फिर आपको भी मुझे मेरे नाम से जी हटाना होगा, सिर्फ शौर्य ही कहिए, हमें अच्छा लगेगा। फिर दोनों हाथ मिलाते हुए कहते हैं तो प्रीति कहती है, ओके आज से हम फ्रेंड्स क्यों शौर्य? तो शौर्य भी हंसकर हाँ में सिर हिला देता है और दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन कैबिन के अंदर आरोही को ये देख पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो नहीं देख पाई तो बाहर आ कहती है, बातों से फुर्सत मिल जाए तो काम भी कर लो प्रीति। प्रीति और शौर्य ये सुन वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। प्रीति उसे सारा काम समझा देती है और शौर्य भी सारा काम बड़े ध्यान लगाकर सीख रहा था ताकि आरोही को कोई भी मौका ना दे उसे डांटने का। आज का दिन यूं ही काम सीखते सीखते ही निकल जाता है।
अगले दिन से शौर्य अपने काम पर लग जाता है। वो आरोही को उसका पूरे दिन का शेड्यूल बताता, उसके मीटिंग्स अरेंज करता, उसकी कॉफी बना के उसको सही समय पर देता। इन शॉर्ट वो अपना काम बड़े ही अच्छे से कर रहा था, लेकिन आरोही फिर भी उसे बिना वजह के काम देती रहती थी। ऑफिस में शौर्य ने अपने अच्छे व्यवहार की वजह से सबसे घुल मिल गया था। हर कोई शौर्य से अच्छे से बात करता और वो भी सबसे मिलजुल कर रहता। और लड़कियां तो शौर्य के लिए पागल हो रखी थी। कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी बहाने से शौर्य के पास आती ताकि उससे रिझा सके, लेकिन अपना शौर्य भी सख्त है, किस्सों को भाव ही नहीं देता, या यूं कहे उसे रिझाना समझ ही नहीं आता। लेकिन ये सब देख के आरोही के गुस्से का पारा हाई रहता, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। तो अपना गुस्सा वो शौर्य को बेतुके काम देकर निकालती ताकि वो किसी लड़की की तरफ ना देखे। कभी वो एक ही कॉफी को बार बार बनवाती, तो कभी लिफ्ट बंद करवा के कोई फाइल फर्स्ट फ्लोर से मंगवाती, तो शौर्य को नीचे सीढ़ियों से जाना पड़ता। और जब वो फाइल लेके आता तो आरोही उस फाइल को गलत बता के दोबारा नीचे भेज देती। शौर्य ये सब करते हुए कभी थक जाता तो आरोही को बुरा भी लगता, लेकिन वो फिर भी ये करती रहती। और कभी कुछ गलत हो जाए तो उसे सुनाने लगती, जिससे शौर्य सिर नीचे किए सुन लेता। आरोही को उसका झुका सिर देख और भी गुस्सा आता। वो ना तो किसी लड़की को शौर्य के आसपास बर्दाश्त कर सकती थी और ना ही उसका झुका हुआ सिर देख सकती थी। पता नहीं क्यों उसे शौर्य का झुका सिर देख एक अलग ही बेचैनी होती थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो क्यों ऐसी हो रही थी उसे खुद मालूम नहीं चल रहा था। शायद वो धीरे धीरे बदल रही थी। अरे भाई, अब आरोही जी को कौन बताए कि जब इश्क का कीड़ा काटता है ना तो बीमारी भी प्यार वाली ही आती है, जिसके लक्षण भी पता नहीं चलते और इंसान जिंदगी भर उस बीमारी से ठीक नहीं होना चाहता। ऐसे ही करते करते दिन बीत रहे थे। शौर्य अब लगभग सारे काम अच्छे से करने लगा था, लेकिन उसकी एक समस्या अभी भी नहीं सुलझी थी और वो थी गुप्ता अंकल की। तो शौर्य ने सोचा कि कल वो आरोही से बात कर एडवांस सैलरी लेके किराया दे देगा। अगले दिन आरोही और प्रीति किसी प्रोजेक्ट को लेके कुछ बातें कर रही होती है कि शौर्य कैबिन में आता है और कहता है, मैम ये इन पेपर्स पर साइन चाहिए थे। तो आरोही उसे बिना देखे साइन कर देती है, क्योंकि वो जब भी उसकी तरफ देखती थी तो उसकी नीली आंखों में ही खो जाती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अपना बिहेवियर, तो उसने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन आज शौर्य कैबिन से बाहर नहीं गया। तो प्रीति ने पूछा, क्या हुआ शौर्य, कुछ काम था? तो शौर्य आरोही की तरफ देख कहता है, वो आरोही मैम से कुछ रिक्वेस्ट करनी थी। अब आरोही उसे नजरें उठाकर देखती है तो आज शौर्य ने आज ग्रे कलर की पैंट पर ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। ऊपर से उसकी आंखें और मुस्कुराहट को देख आरोही फिर से खुद को उसकी तरफ देखने से रोक नहीं पाई। फिर शौर्य कहता है, मैम वो क्या मुझे सैलरी एडवांस में मिल सकती है? दरअसल मुझे कुछ काम था। तो आरोही तंज भरे स्वर में कहती है, अभी तुम्हें काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और सैलरी एडवांस में चाहिए? कहीं सैलरी लेके भागने का इरादा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि यहाँ काम नहीं हो पा रहा तो सैलरी लेके आना ही बंद कर दूं? शौर्य को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे सैलरी इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने घर का रेंट दे सकूं। वो लैंडलॉर्ड बहुत तंग करता है किराए के लिए। तो प्रीति कहती है, लेकिन शौर्य ऐसे कैसे तुम्हें एडवांस सैलरी मिल सकती है? तुम्हें काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो शौर्य कुछ कहता है। इससे पहले आरोही कहती है, ठीक है, तुम्हें सैलरी एक ही कंडीशन में मिल सकती है। तो शौर्य खुश होते हुए पूछता है, क्या कंडीशन है? मैं तो आरोही हंसते हुए कहती है कि प्रे करो कल की डील हो जाए तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। अब जाओ मनाओ मिस्टर मल्होत्रा को कि वो डील साइन कर लें। कह के मुस्कुरा देती है। ये देख शौर्य चीर जाता है, लेकिन बिना कुछ कहे अपना सिर झुकाए वहां से चला जाता है। तो प्रीति कहती है, मैम ये क्या किया? उसे जरूरत है पैसों की तो आपने ऐसी शर्त क्यों रखी, जबकि आपको भी पता है कि वो मल्होत्रा कितना टेढ़ा आदमी है? आरोही कहती है, पता है, लेकिन उसे भी तो पता चलना चाहिए कि पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है। तो प्रीति वहां से जाने लगती है। तो आरोही उसे रोकते हुए कहती है, सुनो, उसे एडवांस दे देना। फिर नजर चुराते हुए कहती है, और वो मेरा जो साइन अपार्टमेंट में फ्लैट खाली है उसकी चाबी उसे देना। तो प्रीति उसे आंखें फाड़े देखने लगती है और मन में सोचने लगती है कि क्या अभी अभी मैम ने उसे ज्ञान नहीं दिया था कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, और अभी उसे फ्लैट दे रही है। तो आरोही अपनी सफाई देते हुए कहती है, अरे वो फ्लैट खाली पड़ा है तो कम से कम उसकी सफाई हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कंपनी के आदमी को कोई दूसरा सुनाए, बस इसलिए। तो प्रीति अपनी हंसी छुपाते हुए कहती है, जी मैम, और कहकर चली जाती है। उसके जाते ही आरोही अपना सिर टेबल पर दे मारती हुई कहती है, क्या कर रही है? आरोही उसके सामने आते ही क्या हो जाता है? तुझे खुद पर काबू क्यों नहीं रहता है तेरा? ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन बुरा फंसेगी। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन आरोही बैठी मल्होत्रा की फाइल पढ़ रही थी कि तभी आवाज आती है, क्या बात है डार्लिंग? ऑफिस में क्या कहकर सबको डरा रखा है? और कहकर हंसने लगती है। आरोही ऊपर सिर करके देखती है तो वहां जिया खड़ी होती है। जिया आरोही की दोस्त है, जो उसकी कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट की हेड है, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी और आते ही आरोही को परेशान करने चली आई। उसे आरोही को परेशान करने में बड़ा मजा आता है।
तो आरोही अपना सीरियस फेस लिए कहती है, देख यार अभी परेशान मत कर, वो मल्होत्रा की मीटिंग होने वाली है, बस उसी के लिए तैयार कर रही हूँ। तो जिया समाने बैठते हुए कहती है, तो इसमें नया क्या है, हर बार की तरह ये प्रोजेक्ट भी तुझे ही मिलेगा, तू परेशान क्यों होती है। वो दोनों बातें कर ही रही होती है कि शौर्य कैबिन में आता है और कहता है, मैम वो मल्होत्रा कंपनी के डायरेक्टर आ चुके हैं। जिया जब शौर्य को देखती है तो आरोही से पूछती है, ये हैंडसम बंदा कौन आ गया तुम्हारी बोरिंग कंपनी में। फिर अपना हाथ आगे करके कहती है, हाय हैंडसम, मैं जिया यहाँ की PR डिपार्टमेंट की हेड। जिया का इस तरह से शौर्य से बात करना आरोही को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे पता नहीं क्यों जिया पे गुस्सा आ रहा था। शौर्य अपने लिए हैंडसम शब्द सुन शर्माने लगता है, फिर शर्माते हुए कहता है, मैम मैं आरोही मैम का नया सेक्रेटरी हूँ शौर्य। तो जिया कहती है, चलो एक काम तो अच्छा किया आरोही ने कि एक हैंडसम सेक्रेटरी रख लिया, अब मेरा भी मन लगा रहेगा ऑफिस में, वरना तो हमेशा इसकी सड़ी शक्ल ही देखनी पड़ती थी। ये सुन शौर्य मुंह दबा के हंसने लगता है तो आरोही जिया से कहती है, शट अप। जिया और उसे हंसते देख आरोही अपना गुस्सा दबाते हुए कहती है, हंसना हो गया हो तो जाओ और मीटिंग की तैयारी करो। ये सुन शौर्य वहां से चला जाता है। उधर मीटिंग मार्केटिंग हेड मिस्टर चड्डा जी मीटिंग को लीड कर रहे थे। कुछ देर बाद आरोही और जिया साथ में मीटिंग रूम में बने ग्लास से मीटिंग देखने लगती है, साथ ही शौर्य और प्रीति भी थे। उधर मीटिंग में मल्होत्रा अपने ही चोर में था, वो प्राइस नेगोशिएशन करते हुए कहता है, देखिए चड्डा साहब 175 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, हम ये डील 150 करोड़ में ही साइन कर पाएंगे, आपको करना है तो बताइए, वरना हमारे पास और दूसरे भी ऑप्शन है, वो तो हम आरोही मैडम को जानते हैं इसलिए आपके पास आए हैं, वरना शेखावत जी तो 135 करोड़ ही ऑफर कर रहे थे। ये सुन ग्लास के पीछ जिया गुस्से से कहती है, देखो तो इसे बोल तो ऐसे रहा है जैसे डील साइन करके हम पर एहसान करेगा, क्लाइंट ना होता तो इसका तो मैं मुंह तोड़ देती, अब तक घनमड़ी कहीं का। उधर मल्होत्रा अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था और बार बार डील साइन ना करने की धमकी दे रहा था, ये देख आरोही भी अब थोड़ा परेशान होने लगी थी। शौर्य बहुत देर से मल्होत्रा को ध्यान से देख रहा था, कुछ देर तक देखने के बाद वो मुस्कुरा देता है, फिर कुछ देर बाद वो उस रूम से निकल गया। ये देख आरोही को और गुस्सा आ गया, फिर जब कुछ देर बाद वो वापस आया तो गुस्से से आरोही ने पूछा, कहाँ गए थे तुम, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। तो शौर्य कहता है, मैम वो कुछ काम से गया था। तो आरोही और गुस्साते हुए कहती है, मीटिंग से जरूरी तुम्हारे लिए और कौन सा काम हो सकता है, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। वो शौर्य को सुनाई ही जा रही थी, या यूं कहे कि डील साइन होने में देरी का गुस्सा वो शौर्य पर निकाल रही थी। शौर्य को ये सब सुन गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन आरोही को कुछ कह नहीं पाता। ये देख जिया कहती है, आरोही तुम उस पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो, डील साइन नहीं हो रही, इसमें इसका क्या कसूर। उधर अब मिस्टर चड्डा भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि आज तक उन्होंने ने जो भी डील अपने हाथ में ली थी उसे पूरा किया था, लेकिन ये आदमी तो हिलने का नाम ही ले रहा है। तो वो लास्ट ऑफर 165 करोड़ का देते हैं और कहते हैं, देखिए मल्होत्रा साहब हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो मल्होत्रा कहता है, फिर तो ये डील हम साइन नहीं कर पाएंगे। फिर अपने सेक्रेटरी से कहता है, वो शेखावत जी से बात करो और डील साइन करने के लिए कहो। ये सुन चड्डा जी घबराते हुए कहते हैं, देखिए सर आप 1 मिनट रुक जाइए, हम आरोही मैम से बात करके बताते हैं। तो मल्होत्रा कहता है, ठीक है आप बात कर लीजिए, वरना हम डील शेखावत जी के साथ साइन कर लेंगे। चड्डा जी मीटिंग रूम से निकल आरोही के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं ये आदमी तो अपनी ही बात पर अड़ा हुआ है, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या करे। ये 150 करोड़ में डील साइन करने को कह रहा है, जबकि अगर हम 160 करोड़ से नीचे गए तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सब बातें सुन शौर्य कहता है, मैम क्या मैं ये डील हैंडल करूं। ये सुन सब हैरान हो जाते हैं और चड्डा जी ये बात अपने ईगो पर ले लेते हैं, फिर हंसते हुए कहते हैं, तुम तो वो नए सेक्रेटरी हो ना, पता है मैं ये काम पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ और कल के आए हुए तुम डील साइन करवाओगे, वो भी इसके जैसे आदमी से। ये सुन वहां चड्डा जी के साथ खड़े आदमी हंसने लगते हैं। तो जिया शौर्य की तरफ से कहती है, इसका इन सब ये क्या लेना देना, बात अगर डील साइन की है तो शौर्य को भी मौका मिलना चाहिए ना। ये सुन आरोही शौर्य को देखती है और कहती है, ठीक है जाओ एक कोशिश तुम भी कर लो, लेकिन याद रखना कि अगर ये डील तुम साइन नहीं करवा पाए तो अपना एडवांस भूल जाना और अपना इस्तीफा मेरे टेबल पर रख देना। ये सुन जिया फिर कहती है, ये क्या है आरोही, तुम उस पर मेंटल प्रेशर डाल रही हो। तो आरोही कहती है, शर्त अगर मंजूर है तो जाओ। यह सुन शौर्य एक हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, ठीक है, और कहकर चला जाता है और जाकर मल्होत्रा के सामने बैठ जाते हैं और कहता है, हेलो मिस्टर मल्होत्रा, मैं आरोही मैम का सेक्रेटरी शौर्य, अब ये डील मैं हैंडल करूंगा। तो ये सुन मल्होत्रा कहता है, जी कोई भी ये डील करे, बात तो वही है कि हम ये डील 150 करोड़ में ही साइन करेंगे, इससे ज्यादा में नहीं। ये सुन शौर्य हल्का सा मुस्कुरा देता है, अब उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी जो हमेशा होती है, उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है जिसे सब नोटिस करते हैं। आरोही को ये देख बहुत अच्छा लगता है।
शौर्य कहता है, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप तो जानते ही है कि हमारा माल मार्केट में बेस्ट है, इसीलिए आप शेखावत जी के पास ना जाकर यहाँ हैं। तो चड्डा जी ने जो ऑफर दिया उसे भूल जाइए, हमारा ऑफर अभी भी वही है, 175 करोड़ है। ये सुन क्लास के उस पार सब हैरान हो जाते हैं। ये देख चड्डा जी कहते हैं, ये लड़का पागल वागल तो नहीं हो गया है? जो आदमी 165 करोड़ में नहीं मान रहा है वो 175 करोड़ पर कैसे मानेगा? उधर मल्होत्रा ये सुन हंसता हुआ कहता है, बच्चे, आरोही मैडम लगता है इंसान पहचान करना भूल गई हैं, जो तुम्हें ये डील साइन करने को भेज दिया। फिर अपनी सेक्रेटरी से कहता है, शेखावत जी से बात करो, हम डील आज ही साइन करेंगे। ये सुन शौर्य निराश होने का नाटक करते हुए कहता है, ठीक है, फिर जब आप शेखावत जी के साथ ही ये डील साइन करना चाहते हैं तो गुड लक, और कहकर वहां से उठने लगता है। अब पूरी मीटिंग में पहली बार मल्होत्रा को घबराहट होती है। वो तुरंत कहता है, अरे तुम तो तुरंत उठने लगे, हमें सोचने का वक्त तो दो। ये सुन शौर्य मन ही मन मुस्कुराता है, लेकिन अपना फेस सीरियस बनाकर कहता है, देखिए मल्होत्रा साहब, हमें पता है आप ये डील हमारे साथ साइन नहीं करने वाले, तो अब बात करने का क्या मतलब है? ये सुन मल्होत्रा कहता है, अरे हमने कहा ना, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। तो शौर्य कहता है, देखिए 1 बजने वाले हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और ना ही आपके पास, तो बताइए डील साइन करनी है या नहीं? इधर ग्लास पार किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बाजी कहाँ और कैसे पलटी गई। चड्डा जी तो हैरान खड़े बस शौर्य को ही देखे जा रहे थे। तो जिया तंज कसते हुए कहता है, लगता है नया खून तर्जुबे पर भारी पड़ गया। ये सुन चड्डा शांति से अपने सिर नीचे झुका लेता है। वहीं आरोही अभी भी शौर्य को देखे जा रही थी। आज शौर्य उसे और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उधर मीटिंग में शौर्य कहता है, जल्दी कीजिए मिस्टर मल्होत्रा, 1 बजने वाले हैं। मल्होत्रा कभी घड़ी देखता तो कभी शौर्य की तरफ। उधर शौर्य एक बार भी जल्दी करने को कहता है। मल्होत्रा कंफ्यूज हो चुका था कि क्या करे क्या ना करे। उधर शौर्य बार बार उसे 1 बजने वाले हैं, 1 बजने वाले हैं कहकर उन पर जोर डाल रहा था। उन्हें समझ नहीं रहा था कि क्या करें, तो उन्होंने हाँ कर दी। ये सुन शौर्य तुरंत उनसे कहता है, ओके, अब बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज चड्डा जी देख लेंगे, आप प्लीज उनके साथ जाइए, कहकर वहां से निकल जाता है। वही क्लास के पीछे सब हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी अभी तक 165 करोड़ में भी मान नहीं रहा था, वो अचानक 175 करोड़ के लिए कैसे मान गया। शौर्य जब वहां पहुंचता है तो चड्डा जी से कहता है, सर आप जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। लेकिन चड्डा तो अभी तक होश में ही नहीं था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। तो शौर्य उन्हें हिलाता है, तब जाके उन्हें होश आता है। तो वो तुरंत पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया? मैं जब उसे मना रहा था तो वो नहीं माना, लेकिन तुम गए तो वो मान गया। आखिर तुमने ऐसा क्या कहा उससे जो वो तुरंत मान गया? ये सुन शौर्य हंसता हुआ कहता है, अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे माना, बस मान गया, इससे फर्क पड़ता है। अब जाके उससे डील साइन कीजिए। फिर शौर्य आरोही के पास जाता है और कहता है, मैम अब तो मेरी जॉब नहीं जाएगी ना, और मुझे एडवांस भी मिल जाएगा। ये सुन आरोही को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसे वो अपने चेहरे पर आने नहीं देती है और वहां से ली जाती है। उसके जाते ही जिया, जो अब तक शांत थी, उछलती हुई कहती है, वाह यार, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन तुमने ये किया कैसे? इसका जवाब तो आरोही भी जानना चाहती थी। वो जाती हुई रुक जाती है तो शौर्य कहता है, मैम आप आम खाइए ना, गुटलियां क्यों गिनती है? आरोही समझ जाती है कि वो कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वो वहां से चली जाती है। तभी प्रीति उसे कहती है, शौर्य तुम्हारा एडवांस तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और फिर एक चाबी देती है, कहती है, यह है तुम्हारे फ्लैट की चाबी, चूंकि तुम अब मैम के सेक्रेटरी हो तो अब से तुम्हें इसी फ्लैट में रहना है। ये सुन शौर्य खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो अब उसे अंकल के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ये सोच वो काफी खुश हो जाता है और प्रीति से पूछता है, मैम क्या मैं आज हाफ डे ले सकता हूँ ताकि सामान शिफ्ट कर सकूं? तो प्रीति कहती है, क्यों नहीं। शौर्य उसे थैंक यू बोल वहां से निकल जाता है। सब अपने काम में लग जाते हैं। मल्होत्रा से डील साइन हो जाती है। आरोही को बुरा लग रहा था, उसने शौर्य से बहुत गलत तरीके से बात की तो उसे सॉरी बोलने के लिए जाती है। लंच हो चुका था, इसलिए सब लंच करने कैफेटेरिया में जाते हैं। शौर्य भी अपना लंच करने वहां जाता है तो जिया भी वही आ जाती है और शौर्य के पास आकर उससे पूछती है, क्या मैं यही बैठ सकती हूँ? तो शौर्य कहता है, क्यों नहीं मैम, आप बिल्कुल बैठ सकती है। तो जिया वहां बैठी हुई कहती है, तो शौर्य कैसा लग रहा है तुम्हें हमारा ऑफिस? फिर हंसते हुए कहती है, दरअसल मैंने आरोही के बारे में इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सब सेक्रेटरीज को उनके बास खड़ूस ही लगते हैं। तो शौर्य कहता है, ऐसा नहीं है मैम, सब बहुत अच्छे हैं और आरोही मैम भी बहुत अच्छी है, बस कभी कभी थोड़ा गुस्सा करती है। तो ये सुन जिया हंसने लगती है। फिर पूछती है, वैसे शौर्य तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो शौर्य ये सुन अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहता है, मैम मेरे घर में कोई नहीं है, सब लोग एक रोड एक्सीडेंट में नहीं रहे। ये सुन जिया उसे सॉरी कहती है। फिर बात बदलते हुए कहती है, वैसे शौर्य तुमने चड्डा जी का चेहरा देखा था? उनका चेहरा तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। ये सुन शौर्य भी हंस देता है। तभी आरोही उस कैफेटेरिया में आती है और देखती है कि जिया और शौर्य दोनों हंसते हुए बातें कर रहे हैं। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन जिया का शौर्य से चिपकना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो आई तो थी सॉरी बोलने, लेकिन बिना कुछ कहे गुस्से से चली जाती है।
अपने कैबिन में वो इधर उधर घूम रही थी और अपने आप से ही बातें करते हुए कहती है, देखो तो कैसे हंस हंस के बातें कर रहा था जिया से, जैसे कितने सालों से जानता हो। और ये जिया हैंडसम लड़का देखा नहीं कि लग जाती है चिपकने और गुस्से से आकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। कुछ सोच वो शौर्य को फोन कर कैबिन में आने को कहती है। लंच भी अब तक खत्म हो चुका था। शौर्य आरोही के कैबिन में जाता है तो आरोही उसे कहती है, कल शाम सिंघानिया जी की 45 वेडिंग एनिवर्सरी है तो उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, और हाँ शाम में मेरे घर पर ही आ जाना, हमें साथ में ही उनके यहाँ जाना है। ये सुन शौर्य अपना सिर हिलाता है, फिर देर रुक कर कहता है, मैम अगर और कुछ नहीं है तो मैं जाऊँ। वो क्या है ना, मुझे अपना सामान शिफ्ट करना है, फिर वक्त नहीं मिलेगा इसीलिए। आरोही भी उसे जाने को बोल देती है और काम करने का नाटक करने लगती है। शौर्य वहां से निकल जाता है तो आरोही अपने मन में कहती है, क्या हो रहा है मुझे, मैं क्यों उसे किसी और के साथ देख नहीं पा रही हूँ, मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, कहीं मुझे इससे प्यार। फिर अपना सिर झटक कर कहती है, क्या आरोही क्या सोच रही है, तो और वो भी प्यार हो ही नहीं सकता है। अपना दिमाग काम में लगा, इधर उधर नहीं समझी ये क्या, वो अपना दिमाग काम में लगाने लग जाती है। उधर शौर्य घर पहुंच अपना सारा सामान पैक करता है और फ्लैट पर भिजवा देता है। और अब बारी आती है गुप्ता अंकल की, कहकर बड़ी ही शान से गुप्ता अंकल के घर जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा गुप्ता अंकल ही खोलते हैं। वो शौर्य को देख थोड़ा चौंक जाते हैं, फिर हंसते हुए कहते हैं, अरे शौर्य बेटा क्या हुआ, कुछ काम था क्या, मुझे बता दिया होता मैं आ जाता है। ये सुन शौर्य तंज भरी हंसी हंसते हुए कहता है, क्यों, ताकि आप फिर से वर्मा आंटी को देख सके। मैं जानता हूं कि आप मुझे से किराया मांगने के बहाने वर्मा आंटी को देखने आते थे और अपने शौक के चक्कर में आपने मेरी नाक में दम कर दिया था। मुझे क्या क्या नहीं सुनाया आपने, कभी निकम्मा तो कभी बेरोजगार, तंग आ गया था मैं। गुप्ता अंकल ये सुन गुस्से में कहते हैं, शौर्य ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें घर किराए पर दिया और तुम मुझे ही बदनाम कर रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी और किराया देते हुए जाना। जिस पर शौर्य भी कहता है, हाँ तो रुकना ही कौन चाहता है। फिर हाथ पर चाबी और पैसे रखते हुए कहता है, ये रही आपके सड़े से मकान की चाबी जिसका किराया उस बेकार घर के हिसाब से बहुत ज्यादा था, और ये रहा आपका किराया। और हाँ, मैं बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत भी है, ये लो आंटी सबूत। आंटी शब्द सुन गुप्ता अंकल हैरान रह जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां आंटी खड़ी अंकल को ही घूरे जा रही थी। अंकल अपना डर छिपाते हुए पूछते हैं, अरे सुरु तुम का कब आई। जिस पर शौर्य कहता है, वो तो शुरू से ही यहाँ पर हैं। फिर शौर्य आंटी को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहता है, ये लीजिए आंटी, आपने जो मांगा था मैं ले आया। आंटी वो लिफाफा लेकर देखती है जिसमें गुप्ता अंकल और वर्मा आंटी को फोटोज थी। ये देख आंटी गुस्से से डांडा उठाते हुए कहती है, मुझे पहले से ही शक था कि तुम्हारा चक्कर कहीं और चल रहा है, इसीलिए मैंने शौर्य से कहकर तुम्हारे ऊपर नजर रखने को कहा था। आज तो मैं तुम्हें बताती हूँ, बड़ी आशिकी सवार है ना। ये कहकर वो गुप्ता अंकल को मारने लगती है। शौर्य का काम हो चुका था तो वो वहां से निकलकर संजय अंकल के पास आ जाता है। संजय अंकल उसे देखकर खुश हो जाते हैं और पूछते हैं, अरे बेटा शौर्य, तुम यहाँ इस वक्त आज ऑफिस नहीं गए क्या। जिस पर शौर्य कहता है, नहीं अंकल, वो मैं अपना सामान पैक करने आया था, मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला है तो मैं वहां शिफ्ट हो रहा हूँ, शौर्य यहाँ से जा रहा है। सुन संजय अंकल उदास हो जाते हैं, क्योंकि एक वही तो था जो उनसे उनका हाल चाल पूछा करता था, वरना उनके लड़के तो विदेश जाकर माँ बाप को तो भूल ही गए, बहुत अकेले हो गए थे संजय अंकल। लेकिन आज शौर्य भी जा रहा है, ये सोच वो और भी ज्यादा दुखी हो गए, लेकिन अपनी उदासी छुपाते हुए कहते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही खूब तरक्की करो और खुश रहो। शौर्य उनका उदास चेहरा देख लेता है, वो उनके पैरों से पास बैठता हुआ कहता है, आप उदास क्यों हो रहे हैं अंकल, मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आऊंगा ना, पक्का। तो अंकल हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे रोज फोन करना समझे और अपना ख्याल रखना और जल्दी मिलने आना। तो शौर्य उनके गले लगते हुए कहता है, बिल्कुल अंकल, मैं अपना ख्याल रहूंगा और आपसे मिलने भी आया करूंगा, ठीक है। फिर उनका आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाता है। वो अपने फ्लैट पर पहुंचता है, उसका सारा सामान पहले ही वहां पहुंचा दिया गया था। वो अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा होकर बाहर देख रहा था, जहां से पूरा शहर दिख रहा था। वो शहर को देख अपने आप से कहता है, अब तो आप खुश हैं ना पापा, आप ऐसा ही तो चाहते थे, एक अच्छी नौकरी, एक घर और परिवार के लिए टाइम। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर अपने आप से कहता है, देखो ना पापा, आज आपके बेटे के पास सब कुछ है, लेकिन टाइम बिताने के लिए आप लोग ही नहीं हो, बहुत मिस कर रहूं पापा आप सबको, मैं आपका गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना पापा। इस जन्म में तो मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका, लेकिन अगले जन्म में जरूर एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगले दिन शौर्य कुछ जल्दी ही ऑफिस पहुंच जाता है ताकि वो अपना बचा हुआ काम पूरा कर सके, क्योंकि कल उसने हाफ डे ले लिया था, जिससे आरोही जी को काम में कोई दिक्कत ना हो। जिया जब ऑफिस आती है तो देखती है शौर्य पहले से ही काम कर रहा था, तो वो उसके पास जा उससे पूछती है, क्या बात है शौर्य जी, आज आप बड़े जल्दी ऑफिस आ गए। जिस पर शौर्य उसे बताता है कि कल हाफ डे ले लेने के कारण कुछ काम रह गया था, तो नहीं पूरा करने के लिए जल्दी ऑफिस आ गया था। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रीति वहां आ जाती है और आते ही शौर्य से पूछती है, तो शौर्य घर की शिफ्टिंग अच्छे से हो गई, वैसे नया घर मिलने की पार्टी कब दे रहे हो। जिस पर शौर्य कहता है, अरे
प्रीति ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब चाहो तब हम पार्टी कर लेंगे, तुम कोई दिन बता देना, मैं तुम सबको ट्रीट दे दूंगा। तो जिया हंसते हुए कहती है, हमें ट्रीट नहीं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना है। जिसे सुन शौर्य कहता है, तब तो और भी ठीक है, मेरे पैसे बच जाएंगे, लेकिन खाना तुम लोगों को अपनी रिस्क पर ही खाना होगा, खाने के बाद तुम्हारा क्या होगा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये कहकर वो हंसने लगता है कि तभी आरोही उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसे गुस्से से देखती हुई कहती है, ऑफिस में काम करने आते हो या हंसी मजाक करने। शौर्य तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो वहां उसे आरोही खड़ी हुई दिखाई देती है। वो तुरंत सॉरी मैम बोलकर अपना काम करने के लिए वहां से भाग जाता है। तो प्रीति और जिया भी धीरे से खिसक लेती है। शौर्य अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेता है और फिर गिफ्ट लेने के लिए निकल जाता है। शाम में शौर्य गिफ्ट लेके आरोही के घर पहुंच जाता है। आज उसने ब्लू शूट, व्हाइट शर्ट एंड रेड टाई के साथ पहना हुआ था, जिसमें वो काफी स्मार्ट लग रहा था। वो वहीं सोफे पर बैठ आरोही का इंतजार करने लगता है। तभी आरोही सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। आज उसने व्हाइट गाउन पहना हुआ था, खुले बाल, आंखों में काजल के साथ वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब शौर्य की नजर उस पर पड़ी तो शौर्य उसे देखता ही रह गया। आज पहली बार शौर्य ने आरोही को ध्यान से देखा था। उसकी नजरें आरोही पर से हट ही नहीं रही थी। ऐसा ही कुछ हाल आरोही का भई था, वो भी शौर्य को एकटक देखे जा रही थी। दोनों का दूसरे को देख रहे थे कि तभी वहां ड्राइवर आता है और कहता है, मैम साहब गाड़ी तैयार है। तक जाके दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। फिर शौर्य अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, मैम हमें चलना चाहिए। फिर दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उधर जब वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो सबकी नजरें उन दोनों पर जाके टिक जाती है। वो दोनों एकदम अलग ही लग रहे थे। उन्हें देख के कोई भी नहीं कह सकता था कि वो दोनों बॉस और सेक्रेटरी हैं। जहां लड़कियां शौर्य को देख आहे भर रही थी, वहीं लड़के आरोही को देखे ही जा रहे थे। उन्हीं में से एक आदित्य सिंह भी था, सिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, जो आरोही को बड़ी ही गंदी नजरों से देख रहा था। आरोही जाके मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया से मिलती है और उन्हें बधाई देती है। फिर कुछ देर बाद मिस्टर सिंघानिया स्टेज पर आते हैं और सबसे कहते हैं, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी 45 वेडिंग एनिवर्सरी है। फिर मिसेस सिंघानिया की तरफ देख कहते हैं, थैंक यू शांति, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे इतने साल झेलने के लिए थैंक यू, मेरा हमेशा साथ देने के लिए, जब जब मुझे जरूरत पड़ी तुम मेरे लिए खड़ी रही, उसके लिए थैंक यू। तुम्हारे साथ जिंदगी के ये 45 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मैं भगवान से बस यही दुआ मांगता हूँ कि हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनो। तुम हो सब है, तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आई लव यू मिसेज शांति सिंघानिया। ये सुन शांति जी शर्मा जाती है। फिर पार्टी शुरू होती है। आरोही सबसे मिल रही होती है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा शौर्य पर ही होती हैं, जो कि लड़कियों से घिरा हुआ था। ये देख आरोही को बहुत जलन होती है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी और मन में कहती है, देखो तो इसे कैसे हंस हंस कर लड़कियों से बातें कर रहा है, आखिर यही तो करने आया ही था यहाँ। और ये लड़कियां भी इन्हें उसके अलावा कोई और नहीं दिखता है क्या, जिसे देखो शौर्य से ही चिपकने आ रही है। मन तो कर रहा है मुंह नोच लूं, सबका बड़ी आई शौर्य से चिपकने वाली हूं। वहीं किसी की नजर बराबर आरोही पर होती है। वो और कोई नहीं आदित्य सिंह था। वो आरोही के पास जा उससे डांस के लिए पूछता है तो आरोही भी ना जाने क्यों, लेकिन ये सोचकर कि शौर्य शायद थोड़ा जले तो उसे जलाने के लिए उसके साथ डांस करने लगती है। फिर सब भी धीरे धीरे डांस शुरू कर देते हैं। वहीं शौर्य आरोही को किसी और के साथ डांस करता देख ना जाने क्यों, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा, उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था किसी का आरोही के पास आना। उसका मन कर रहा था कि वो उस आदमी की जान ले ले, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। दोनों ही एक दूसरे का किसी दूसरे के साथ होना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। दोनों ही एक दूसरे को जलाने के लिए ना चाहते हुए भी दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। फिर पार्टनर्स चेंज होते हैं तो अब की बार आरोही और शौर्य एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। दोनों को ही एक दूसरे का साथ पाकर एक अलग ही सुकून मिलता है, मानो दिन भर बाहर भटक कर इंसान अपने घर को आता है। उस समय वो जो महसूस करता है, वैसी ही फीलिंग दोनों को आ रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों को तो जैसे दिन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में कहीं खोसे जाते हैं और डांस करते रहते हैं। उन्हें होश तब आता है जब डांस खत्म हो जाता है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। तब जाके दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वो दोनों ही इस समय एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे से अलग होकर ना जाने क्यों कुछ खाली खाली सा लग रहा था। ये सब देख आदित्य गुस्से से पागल हो जाता है। वो आरोही को पाने की चाहत रखने लगता है। आदित्य की इमेज समाज में कुछ अच्छी नहीं थी। लड़कियों को लेकर वो हमेशा ही बदनाम रहता था। आए दिन उसके साथ नई लड़कियां दिखती थी। वो एक लड़की से बहुत जल्दी ही बोर हो जाता था, लेकिन जब से उसने आरोही को देखा है तब से वो उसे पाने की चाहत रखने लगा। उसे आरोही किसी भी कीमत पर चाहिए थी, तो वो आरोही को अपना बनाने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन जब शौर्य की नजर आदित्य पर पड़ती है तो उसे कुछ सही नहीं लगता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। उधर आदित्य शराब के ग्लास पर ग्लास पिए जा रहा था। फिर उठकर आरोही के पास आते हुए कहता है, आरोही जी आपके पास तो हमसे बात करने के लिए वक्त ही नहीं है। आरोही उसे देखती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। भगवान ने लड़कियों को एक तरह की स्पेशल पावर दे रखी है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि कौन उन्हें किस नजर से देख रहा है। डांस करते वक्त भी उसे कुछ अजीब सा लगता, लेकिन तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि
उस वक्त उसका ध्यान शौर्य को देखने में था, लेकिन अभी उसे कुछ गलत लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं कि तभी आदित्य आरोही का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, आरोही जी एक जाम तो हमारे साथ भी हो जाए। तो आरोही तुरंत अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, जी नहीं, मैं शराब नहीं पीती। ये सब होते हुए शौर्य देख रहा था, उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। शुरू से ही शौर्य के आदित्य कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन उसकी ये हरकत आग में घी डालने का काम कर गई। उधर आदित्य इस बात से बुरी तरह चीर जाता है, लेकिन फिर अपना गुस्सा दबाते हुए शांति से कहता है, कोई बात नहीं, आप पीती नहीं है तो कम से कम हमारे साथ बैठ तो सकती है ना। आदित्य उसकी कमर पर हाथ रखने वाला ही होता है कि शौर्य तब तक आरोही को अपने पास खींच लेता है, जिससे आरोही शौर्य के सीने से जा लगती है। उसकी तेज चल रही धड़कनें आरोही को साफ साफ सुनाई दे रही थी, तो आरोही की भी धड़कनें एकदम से बढ़ जाती है। उसे शौर्य की सीने लगे हुए आज पहली बार एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह सबसे ज्यादा सेफ है। उधर शौर्य अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, सर जब मैम कह रही हैं कि वो शराब नहीं पीती तो फिर आप उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। आरोही को शौर्य के सीने लगा देख आदित्य पागल हो जाता है और गुस्से से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे ही मुझसे बात करने की। तू जानता है मैं कौन हूँ, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की और तू मुझसे जबान लड़ा रहा है, चल हट। और फिर आदित्य आरोही को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन शौर्य उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, एक बार में समझ नहीं आ रहा कि मैम आपके साथ नहीं जाना चाहती है। फिर झटके से उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे आदित्य थोड़ा लड़खड़ा जाता है। ये सब होता देख मिस्टर सिंघानिया वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। तो आदित्य कहता है, ये सेक्रेटरी मुझसे जबान लड़ा रहा है, मैंने आरोही जी से सिर्फ इतना कहा कि साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं, लेकिन इससे ये देखा नहीं गया। फिर शौर्य कहता है, आप अगर सिर्फ बात करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आप आरोही जी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिसे सुन आदित्य साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है, ये साफ झूठ बोल रहा है, तो मामूली सा 2 कौड़ी का सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी बनकर ही रहा, आरोही जी का बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश ना कर समझा। तो शौर्य कहता है, सेक्रेटरी हूँ इसीलिए इतनी शांति से बात कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसी हरकत करने वालों का हाथ तोड़कर उनके दूसरे हाथ में दे चुका होता अब तक। और रही बात बॉयफ्रेंड होने की, तो लड़की जब मुसीबत में हो तो क्या उसे बचाने हमेशा उसका पिता, पति, भाई या बॉयफ्रेंड ही आए, ऐसा जरूरी तो नहीं, कभी कभी उनका नौकर भी आगे आ सकता है। ये सब होता हुआ आरोही देख रही थी, उसे शौर्य का उसके लिए लड़ना अच्छा लग रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता था आज वो उसके लिए किसी से लड़ रहा है। ये सब देख उसके मन में एक अलग ही गुदगुदी हो रही थी। उधर शौर्य गुस्से से आदित्य से कहता है, आज छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं सिंघानिया जी की पार्टी खराब नहीं करना चाहता, लेकिन अगली बार ऐसी हरकत की तो बात इतनी शांति से खत्म नहीं होगी। फिर खुद को शांत कर आरोही के पीछे खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, मैं आई थिंक हमें चलना चाहिए, काफी देर हो रही है। आरोही एक बार आदित्य की तरफ देखती है जो कि शौर्य को गुस्से से घूरे जा रहा था, फिर वहां से निकल जाती है। सिंघानिया जी भी कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वो भी आदित्य को अच्छी तरह जानते थे कि वो कितना कमीना इंसान है। अगर वो उनका बिजनेस पार्टनर ना होता तो वो उसे कभी भी अपनी पार्टी में नहीं बुलाते, तो वो भी वहां से शांति से चले जाते हैं। दोनों उस पार्टी से निकल जाते हैं। आरोही को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। पूरे रास्ते दोनों कोई बात नहीं करते हैं। आरोही तो बस चोर नजरों से शौर्य को ही देखे जा रही थी। उसे रह रह के आदित्य की कही बात क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो याद आ रही थी, जिससे याद करते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जा रही थी। दोनों आरोही के घर पहुंच चुके थे। आरोही अंदर जाने लगती है, फिर रुककर शौर्य से कहती है, थैंक यू आज के लिए, तुमने जो किया उसके लिए मुझे अच्छा लगा, जिस तरह तुमने स्टैंड लिया, थैंक यू वंस अगेन। शौर्य ये सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर गुड नाइट कह वहां से चला जाता है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। शायद दोनों ही के दिल में कुछ एहसासों ने जन्म तो ले ही लिया था, लेकिन दोनों ही अभी इस बात से अनजान थे। अगले दिन दोनों ऑफिस आते हैं। आज सारा दिन काम ज्यादा था, इसलिए उन दोनों को बात करने का वक्त ही नहीं मिला। ऑफिस खत्म होने के बाद आरोही जाने लगती है तो देखती है शौर्य खड़ा बस का वेट कर रहा है, तो वो सोचती है कि उसे ड्रॉप कर दें। वो वहां जा ही रही होती है कि देखती है जिया पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जिया वहां शौर्य को खड़ा देखती है तो उसे साथ चलने को कहती है, जिसे शौर्य भी मान जाता है। दोनों को एक साथ जाता देख आरोही को अच्छा नहीं लगा, कहीं ना कहीं उसे जिया से जलन होने लगी थी। वो गुस्से से घर की ओर चल देती है। वहीं कार में जिया शौर्य से पूछती है, तो शौर्य जी कैसा रहा आज का दिन। तो शौर्य कहता है, अच्छा था मैम। जिया अपने लिए मैम सुन चीर जाती है और हल्के गुस्से से कहती है, आप मुझे मैम मत बोला कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, जस्ट कॉल मी जिया। तो शौर्य कहता, ठीक है, लेकिन आपको भी मुझे शौर्य कहना होगा। शौर्य जी नहीं। तो जिया कहती है, ठीक है। फिर कुछ देर रुककर जिया कहती है, पता है शौर्य जी। ये सुन शौर्य उसे घुर कर देखता है तो जिया अपनी गलती सुधारते हुए कहती है, ओके सॉरी शौर्य, आपको पता है मैं मेरी मम्मी पापा की एकलौती संतान हूँ, मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। उस दिन आपको जब पहली बार देखा था तो पता नहीं क्यों, लेकिन आपको भाई बोलने का मन किया, तब से मैं आपको भाई बोलना चाहती थी। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपको शौर्य भाई बुला सकती हूँ। ये सुन शौर्य एकदम शांत हो गया। उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी, शौर्य भाई, शौर्य भाई।
जिससे उसके आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख जिया घबराते हुए कहती है, शौर्य आप ठीक तो हैं? अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। ये सुन शौर्य होश में आते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे शौर्य भाई बुला सकती है, लेकिन क्या मैं आपको गुड़िया बुला सकता हूँ? ये सुन जिया चौंकती हुई कहती है, आपको कैसे पता मेरे घर का नाम गुड़िया है? दरअसल मुझे घर में सब गुड़िया ही बुलाते हैं। तो शौर्य कहता है मुझे नहीं पता था, वो दरअसल मैं अपनी बहन को गुड़िया ही बुलाता था, मुझे आप में वही नजर आती है तो इसलिए बस। तो जिया कहती है, क्यों नहीं भाई, आज शौर्य को एक बहन मिल गई थी और जिया को एक भाई, दोनों ही खुश थे। जिया उसे फ्लैट पर छोड़कर चली जाती है तो शौर्य उसे जाते हुए देखता रहता है और मन में सोचता है, ये सच में बिल्कुल गुड़िया की तरह है। ये कह वो अपने फ्लैट की तरफ बढ़ जाता है। उसका फ्लैट 13वें माले पर था, जहां से पूरा शहर दिखता था। अगले दिन प्रीति सिंगापुर जाने के लिए निकल रही होती है तो शौर्य उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। तो जाते वक्त प्रीति शौर्य से कहती है, शौर्य मैम का ख्याल रखना, वो बाहर से भले ही कितनी सख्त दिखती हो लेकिन अंदर से उतनी ही नर्म है। उनके माँ के जाने के बाद उन्हें कभी प्यार नहीं मिला सर, हमेशा बिजनेस में बिजी रहे, शायद इसीलिए मैम थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं, तुम उनका ख्याल रखना। तो शौर्य कहता है, ओके प्रीति, मैं उनका ख्याल अच्छे से रखूंगा, तुम बेफिक्र होके जाओ। तो प्रीति भी उसे बाय बोल कर निकल जाती है। वहां से शौर्य आरोही के साथ एक मीटिंग के लिए निकल जाता है। दोनों मीटिंग खत्म करके बाहर ही आते हैं। जब आरोही का फोन बजता है वो देखती है कि उसे जिया का कॉल आ रहा है। वो उसे कैफे मिलान में मिलने के लिए बुला रही थी, जहां उसके बाकी सारे दोस्त भी आने वाले थे। तो आरोही भी कहती है, ठीक है वो उसी तरफ हैं, तुम लोग आ जाओ, मैं सीट बुक करवा देती हूँ, फोन रख। वो शौर्य कैफे मिलान में 6 सीट्स बुक कर दो। शौर्य तुरंत 6 सीट्स बुक कर देता है। आरोही सबको मैसेज कर देती है, लेकिन उसे वहां ट्रैफिक की वजह से पहुंचने में देर हो जाती है। वो वहां पहुंचती है तो देखती है बाकी सब पहले ही आ चुके थे। शौर्य देखता है वहां 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, उनमें से एक जिया ही थी। जिया शौर्य को देख उछल पड़ती है और तुरंत उसके पास चली जाती है और सबसे परिचय कराती है कि ये हैं अनिल और रश्मि। अनिल एक लॉयर है और रश्मि एक एनजीओ चलाती है। दोनों ने 2 साल पहले ही शादी कर ली थी। फिर वो दूसरे लड़के की तरफ देख कहती है, ये हैं गौरव, ये एक पुलिस वाले हैं। फिर सबसे शौर्य को मिलाती हुई कहती है, ये हैं शौर्य, आरोही के सेक्रेटरी। फिर सब बैठ जाते हैं। जिया सबको शौर्य के बारे में हंस के बता रही होती है, लेकिन वहां 2 लोग थे जिन्हें जिया और शौर्य की नजदीकियों से परेशानी थी। वो थे आरोही और गौरव। दरअसल गौरव जिया को कॉलेज टाइम से पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वहीं आरोही को जिया से जलन हो रही थी। गौरव तंज कसते हुए कहता है, तो इसमें इतना बड़ा चढ़ा के कहने की क्या बात है, आखिर ये है तो एक सेक्रेटरी ही, जिसे सुन आरोही और जिया दोनों को ही अच्छा नहीं लगा। तो जिया गुस्से से कहती है, ये कोई मामूली सेक्रेटरी नहीं है, एक बहुत ही कूल सेक्रेटरी है। पता कुछ दिन पहले एक डील जो किसी से नहीं हो रही थी वो इन्होंने चुटकियों में कर दी थी, और कोई भी काम जो लोग नहीं कर पाते वो ये आराम से कर देते हैं। फिर शौर्य की तरफ मुड़ते हुए पूछती है, हाँ डील से याद आया, आपने बताया नहीं कि आखिर आपने वो डील कैसे किया था। तो शौर्य पहले नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन जब जिया ने कहा, प्लीज शौर्य भाई बताओ ना कैसे किया था। उसकी ये बात सुन 2 लोग तो बड़े खुश हो गए थे। वो और कोई नहीं आरोही और गौरव थे। उनके मन की सारी उलझनें दूर हो चुकी थी, दोनों फालतू ही शक कर रहे थे। जिया ने जब शौर्य को भाई कहा तो शौर्य ने कहा, तू ना गुड़िया चित ही पकड़ लेती है, अच्छा चल बताता हूँ। लेकिन जब वो सिर उठाकर देखता है तो पाता है सब शौर्य और जिया को ही देखे जा रहे थे। उसे थोड़ा आश्चर्य होता है कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो अनिल कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा जिया को, क्या तुमने उसे गुड़िया कहा? जिस पर शौर्य कहता है, हाँ, तो इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है। तो अनिल बताता है कि जिया को अपने आप को गुड़िया कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा चीड़ जाती थी जब भी कोई उसे गुड़िया कहता था, लेकिन आज तो वो बिल्कुल भी नहीं चीड़ी। जिस पर जिया कहता है, हाँ तो पहले शौर्य भाई भी तो नहीं थे। अच्छा ये सब छोड़ो भाई, आप बता रहे थे ना, प्लीज बताओ। तो शौर्य बताना शुरू करता है और कहता है, सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ये शौर्य जब ये कहता है तो किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आती है, आरोही भी उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाती। तब शौर्य बताता है, उस दिन जब मल्होत्रा बात कर रहा था वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, कभी फोन चेक करता तो कभी सेक्रेटरी से बात करता। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ साफ दिख रही थी। वो बार बार अपने हाथों की उंगलियों को फोड़ता, जिससे पता चल रहा था कि वो नर्वस है, लेकिन दिखाना नहीं चाहता था। फिर मैंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो इतना नर्वस है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तो मैं बाहर जाकर अपने एक दोस्त जो कि मल्होत्रा की कंपनी में काम करता है उससे बात की, तो पता चला कि ये मल्होत्रा बहुत गड़बड़ आदमी है, कभी कोई काम नहीं करता है, सब पर रोब झाड़ता रहता है। उसके ऊपर हिरासमेंट के आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन वो बच जाता था। फिर कंपनी के सीईओ ने उसे खूब सुनाया और उसे उस दिन 1 बजे तक की मोहलत दी थी और कहा था कि अगर वो एक डील नहीं कर पाया तो अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध ले, इसलिए वो इतना नाटक कर रहा था। दरअसल उसने ये डील तो हमारी कीमत पर ही साइन करनी थी, लेकिन वो मोल भाव कर रहा था ताकि बाकी के पैसे वो अपनी जेब में डाल सके। और रही बात सिंघानिया से डील की, तो उन्होंने तो पहले ही इस डील को ना कर दिया था। वो बस हमें धमकी दे रहा था, उसकी सारी उम्मीद बस हमसे ही थी, लेकिन वो इससे भी कुछ पैसे बनाना चाहता था, जिसकी वजह से वो हमसे मोल भाव कर रहा था।
दरअसल उसने अपनी कंपनी से हमारे कोट किए हुए पैसे ही सैंक्शन हुए थे। फिर आरोही की तरफ मुड़कर कहता है, यही बात पता करने मैं उस दिन बार काम का बहाना करके गया था। आरोही को अब ये एहसास हो रहा था कि उसने शौर्य को समझने में गलती कर दी। फिर जिया पूछती है, पर भाई आपको कैसे पता चला कि वो मान ही जाएगा? मेरा मतलब अगर उसने मना कर दिया होता तो? तब शौर्य कहता है, ऐसा नहीं होता, हमारे साथ डील करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अंत में वो मान ही जाता, ये कहकर कि वो हम पर एहसान कर रहा है अपने पुराने रिश्ते के कारण। ये सुन जिया ताली बजाने लगती है और कहती है, वाह भाई, आपने ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब इतने कम समय में आपने इतने अच्छे से उसे स्कैन कर लिया था। आरोही भी मन ही मन शौर्य की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। तभी अनिल आरोही की तरफ देखते हुए कहता है, भाई वाकई कुछ बात तो है तुम्हारे सेक्रेटरी में, जिस पर रश्मि भी उसकी हाँ में हाँ मिलती है। सब शौर्य की तारीफ करते हैं, जिसे सुन आरोही को बहुत खुशी मिलती है। सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वेटर कॉफी ले आता है, लेकिन गलती से वो कॉफी शौर्य पर गिर जाती है। वेटर तुरंत शौर्य को सॉरी बोलता है। शौर्य उसकी तरफ ध्यान से देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे को भेज दीजिए। फिर खुद को साफ कर बाहर आता है तो जिया कहती है, भाई उसने आप पर कॉफी गिरा दी, लेकिन आपने उसे कुछ नहीं कहा, क्यों? तो शौर्य कहता है, वो बेचारा नया नया है, शायद अभी काम सीख रहा है, और मैं उसे कुछ कहता तो उसकी जॉब चली जाती। मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था? ये सुन सब हैरान हो जाते हैं। तो जिया कहती है, कुछ भी बोल रहे हैं आप भाई? फिर कंफर्म करने के लिए वहां से गुजर रहे दूसरे वेटर से पूछती है कि क्या वो वेटर नया है? तो वो वेटर बताता है, हाँ मैडम वो नया है, कल ही आया है। ये सुन एक बार फिर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन गौरव बड़े ध्यान से शौर्य को देख रहा था। उसे ना जाने क्यों, लेकिन शौर्य कुछ अजीब लगा, क्योंकि जिस तरह से वो किसी चीज को ऑब्जर्व करता है उस तरह से तो पुलिस वाले करते हैं। लेकिन फिर ज्यादा ना सोच वो वहां ध्यान से जिया को देखने लगता है, जो हंसते हुए सबसे बातें कर रही थी। उसे ऐसे देखता देख शौर्य देख लेता है, फिर कुछ सोच मुस्कुरा देता है। सब लोग कुछ देर बाद जाने लगते हैं तो शौर्य गौरव से पास जा उससे हाथ मिलता है, फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, गौरव जल्दी से बोल दो जिया को अपने मन की बात, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई और ले जाए और तुम देखते रह जाओ। ये सुन गौरव एकदम सुन्न रह जाता है, क्योंकि उसके दोस्तों में से किसी को भी नहीं पता था कि वो जिया को पसंद करता है। उसका हैरान चेहरा देख शौर्य हंसने लगता है और वहां से निकल जाता है। गौरव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कैफे से आने के बाद आरोही का नजरिया शौर्य के लिए काफी बदल गया था। वो अब डील में शौर्य की सलाह भी लेती थी। उसे उसकी ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन पर पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से आरोही को फायदा भी हो रहा था। लेकिन आरोही की सबसे बड़ी दिक्कत अभी नहीं गई थी, वो थी लड़कियों का शौर्य से चिपकना। वो इस बात से काफी चिढ़ी हुई रहती थी कि शौर्य के आगे पीछे लड़कियों घूमती रहती हैं। स्वीटी नाम की लड़की शौर्य से पहले दिन से ही चिपक रही थी, जिसे आरोही देख रही थी। स्वीटी बेहद खूबसूरत थी, जिसकी वजह से ऑफिस का हर दूसरा लड़का उस पर मरता था। लेकिन जब से शौर्य आया था वो किसी और को भाव ही नहीं देती थी, जिसके कारण लड़के उससे काफी चिढ़े रहते थे। शौर्य के पहला दिन से ही उसका एक अच्छा दोस्त अखिल था, जिसने उसे काफी कुछ सिखाया था। वो स्वीटी को काफी पसंद करता था। अखिल अपनी दोस्त के खातिर पीछे हट रहा था। शौर्य को भी ये मालूम था कि अखिल स्वीटी को पसंद करता है। तो एक दिन जब स्वीटी और शौर्य लंच कर रहे थे तो शौर्य ने स्वीटी से अखिल के बारे में पूछा कि स्वीटी, अखिल तुम्हें कैसा लगता है? अखिल और स्वीटी पिछले 3 साल से एक साथ काम कर रहे थे। तो स्वीटी कहती है, अखिल अच्छा लड़का है, काफी स्वीट है और केयरिंग भी, सबसे अच्छी बात काफी लॉयल है। शौर्य नोटिस कर रहा था अखिल के बारे में बात करते समय स्वीटी की आंखों में चमक थी। तो शौर्य उससे फिर पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? ये सुन स्वीटी हैरान हो जाती है, फिर अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो शौर्य कहता है, ठीक है, यही बात मेरी आंखों में देख के बोलो। तो स्वीटी आखिरकार मान ही जाती है और कहती है, हाँ मैं अखिल को पसंद करती हूँ। अभी से नहीं, पहले दिन से ही। जब मैं ऑफिस में आई थी तब अखिल ने मेरी काफी मदद करी थी। उसका इतना केयरिंग बिहेवियर देख कोई क्यों ना पड़ जाए। उसके प्यार में मैं भी पड़ गई और मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन कभी कुछ कहता नहीं है। तो मैं भी क्या कर सकती हूँ? मैं पिछले 3 साल से उसके कहने का वेट कर रही हूँ, लेकिन वो है कि कहता ही नहीं। ये सुन शौर्य हल्का मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है, आज रात कैफे ब्लू मून में वो तुम्हें अपने मन की बात बताएगा, तैयार रहना। ये सुन स्वीटी हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो शौर्य कहता है, हाँ ऐसा ही होगा, तुम बस तैयार रहना। और शाम 7 बजे कैफे ब्लू मून कहते हुए वहां से निकल जाता है। ये सब दूर बैठे कोई देख रहा था, जिसे शौर्य और स्वीटी की नजदीकियां खल रही थी। वो गुस्से से कहती है, जिसे देखो उसे ही शौर्य से चिपकना रहता है, पता नहीं क्या जादू है इस शौर्य में। वो और कोई नहीं, अपनी आरोही मैडम ही थी, जो दूर से ही शौर्य और स्वीटी को साथ देख अपना खून जला रही थी। फिर कैबिन में आके शौर्य को फोन कर कैबिन में आने को कहती है। शौर्य जब आता है तो उसे कोई काम पकड़ा देती है और फिर बहाने से पूछती है, क्या बात है, आजकल तुम और स्वीटी बहुत क्लोज हो रहे हो? शौर्य समझ रहा होता है कि क्यों आरोही उससे ये सवाल कर रही हैं, क्योंकि आज उसने आरोही को कैफेटेरिया में देखा था। लेकिन फिर भी पूछता है, मैम आप क्या कह रही हैं, मुझ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आरोही साफ साफ पूछती है कि क्या तुम्हारे और स्वीटी के बीच कुछ चल रहा है?
तो शौर्य कहता है मैम पहले तो ये कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरी बात अगर ऐसा कुछ है भी तो आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आरोही तपाक से बोलती है क्यों नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारे साथ इतना क्यों चिपकती है। ये बात आरोही बोल तो देती है, लेकिन बोलने के बाद उसे ये एहसास होता है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। तो अपनी बात संभालते हुए कहती है मेरा मतलब है कि अखिल को तुम्हारा उसके साथ रहना पसंद नहीं आएगा, वो शायद स्वीटी को चाहता है, तो तुम अपने दोस्त के साथ ही ऐसा कैसे कर सकते हो। शौर्य उसे हैरानी से देखता है और पूछता है आपको कैसे पता कि अखिल स्वीटी को पसंद करता है। तो आरोही कहती है इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है, वो तो कोई भी अखिल को देख के बता सकता है, जिस तरह से वो स्वीटी को देखता है वो उसे पसंद करता है। तो शौर्य कहता है यही तो बात है कि अखिल स्वीटी को पसंद करता है, लेकिन बोलने से डरता है। स्वीटी भी उससे पसंद करती है, लेकिन वो अखिल के बोलने का इंतजार कर रही है। ये सुन आरोही के चेहरे पर मानो 440 वोल्ट की चमक आ जाती है। वो धीरे से कहती है चलो शुक्र है, जिसे शौर्य सुन नहीं पाता। तो पूछता है क्या मैम आपने कुछ कहा। तो आरोही हड़बड़ा जाती है और कहती है नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि अखिल को उसे बोल देना चाहिए। तो शौर्य कहता है आप ठीक कह रही हैं मैम, आज शाम 7 बजे अखिल अपने मन की बात स्वीटी को बताएगा, लेकिन इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। तो आरोही कहती है मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ। तो शौर्य उसे कहता है मैम आप बस अखिल को किसी तरह ये बता दीजिए कि आज मैं स्वीटी को कैफे ब्लू मून में प्रपोज करने वाला हूँ, बस इतनी मदद कर दीजिए, वो वहाँ तुरंत भागता हुआ आएगा। तो आरोही पूछती है क्या ये करना ठीक होगा, मतलब कहीं अखिल नहीं आया तो। जिस पर शौर्य कहता है नहीं मैम, वो आएगा, जरूर आएगा। तो आरोही कहती है ठीक है जाओ तुम बाकी सारे काम करो, मैं ये कर दूंगी। तो शौर्य उसे थैंक यू कहता है और चला जाता है। आरोही बैठे हुए ये सोचने लगती है कि क्या हो रहा है, उसे वो तो प्यार व्यार को वेस्ट ऑफ टाइम मानती थी और आज वो खुद किसी की लव लाइफ बनाने की कोशिश कर रही है। वो कुछ देर यही सब सोचती है, फिर अपने ख्यालों को झटक कर अखिल को बुलाती है। अखिल जब आरोही के कैबिन में आता है तो आरोही उसे कुछ काम देती हुई कहती है ये लो अखिल, ये कुछ फाइल है, इन्हें चेक कर लो, आज शौर्य हाफ डे ले रहा है। ये सुन अखिल पूछता है क्यों मैम क्या हुआ उसे। तो आरोही बताती है नहीं उसे कुछ नहीं हुआ, शायद वो आज स्वीटी को प्रपोज करने जा रहा है, तो शायद उसकी ही तैयारी करने के लिए हाफ डे लिया है। ऐसा मैंने उसे बात करते हुए सुना था कि वो कैफे ब्लू मून में आज शाम वो स्वीटी को प्रपोज करने वाला है। ये सुन अखिल के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, वो एकदम बूत बने खड़ा रहता है, जिसे देख आरोही कहती है क्या हुआ अखिल, सब ठीक है ना। तो अखिल कहता है हाँ मैं सब ठीक है, मैं जाता हूँ बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वो वहां से निकल अपने डेस्क पर जाकर बैठता है और कुछ काम करने लगता है, लेकिन उसके मन में आरोही की कही हुई बातें ही चल रही होती है। वो खुद से पूछता है क्या मैं उसके बिना रह पाऊंगा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वो देखता है घड़ी में 5:30 बज रहे हैं, अगर वो अभी निकलेगा तो टाइम से पहुंच जाएगा। वो वहां से तुरंत निकल जाता है। उसे जाते देख आरोही शौर्य को फोन कर बताती है कि अखिल यहाँ से निकल गया है। अखिल जल्दी जल्दी कैफे ब्लू मून पहुंचता है तो देखता है पूरा कैफे व्हाइट एंड रेड बलून से सजा हुआ है और बीच में एक टेबल पर केक रखा हुआ है। वो तुरंत अंदर जाता है तो देखता है स्वीटी पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसने आज पिंक कलर का गाउन पहन रखा था, खुले बालों में बहुत प्यारी लग रही थी। अखिल बिना वक्त गवाए स्वीटी से कहना शुरू करता है आई लव यू स्वीटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार ऑफिस में देखा था तब से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, सोचा शायद तुम खुद समझ जाओ, लेकिन मैं गलत था। प्यार भले दो तरफा हो, लेकिन इकरारे इश्क से आपके साथी को तसल्ली मिलती है कि आपका साथी आपसे और सिर्फ आपसे ही प्यार करता है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वीटी, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। प्लीज स्वीटी कुछ तो बोलो। स्वीटी कुछ नहीं बोलती तो अखिल बोलता है कुछ तो बोलो स्वीटी, हाँ या ना कुछ तो बोलो। लेकिन जब स्वीटी तब भी नहीं बोलती तो वो उठकर स्वीटी के पास जा उसे पलटता है तो देखता है वो स्वीटी नहीं थी। ये देख अखिल चौंक जाता है और पीछे पलटता हुआ कहता है स्वीटी अपने हाथ बांधे खड़ी थी। अखिल उसके पास जाता है, वो उसके करीब जाता है कि तभी स्वीटी उसे एक थप्पड़ मार देती है। अखिल को कुछ समझ नहीं आता है कि अभी अभी क्या हुआ, वो कुछ पूछता उससे पहले स्वीटी उसके गले लगे रोने लगती है। वो रोते हुए ही बोलने लगती है गधे हो तुम, एक नंबर के, एक छोटी सी बात बोलने के लिए तुमने 3 साल लगा दिए, अगर तभी बोल दिया होता तो अब तक तो हमारी शादी भी हो चुकी होती। सच में बहुत बड़े वाले गधे हो तुम, तुम्हें ये समझ नहीं आया कि मैं भी तुमने प्यार करती हूँ। आई लव यू टू अखिल। अखिल तो ये सुन जैसे एकदम भूत बन चुका था, उसे होश तब आता है जब स्वीटी उसे हिलाती है। वो होश में आ एक बार फिर स्वीटी को गले लगा लेता है और कहता है क्या सच में स्वीटी तुम मुझसे प्यार करती हो। तो ये सुन स्वीटी चीरते हुए कहती है नहीं नहीं, मैं तो इन दीवारों से कह रही थी। ये सुन अखिल हंस देता है। वो दोनों टेबल के पास आ केक काटते हैं जिस पर आई लव यू स्वीटी लिखा होता है। वो लोग केक काट ही रहे होते हैं कि उनके पीछे से आवाज आती है अकेले अकेले खाएगा क्या, हम भी हैं। अखिल पीछे मुड़ता है तो देखता है वहां शौर्य और आरोही खड़े थे। दरअसल आरोही तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन शौर्य ने कहा कि उनकी लव स्टोरी में वो भी शामिल है तो उनकी खुशियों में भी उसे शामिल होना चाहिए, तो वो भी वहां आ जाती है।
अखिल उन दोनों को देख कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन स्वीटी उन्हें देख हंस देती है तो अखिल को भी समझ आ जाता है कि उन लोगों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। शौर्य उसके पास जा उसे गले लगते हुए कहता है, तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे प्यार के बीच आऊंगा। ये सुन अखिल उसे थैंक यू कहता है, थैंक यू यार ये सब करने के लिए, वरना सच में मैं शायद कभी नहीं कह पाता। फिर आरोही की तरफ मुड़कर कहता है, थैंक यू मैम, आपने मेरे लिए ये सब किया, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी खुशियों में शामिल हुई। इट मीन से लोड टू अस। फिर स्वीटी और अखिल मिलके केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे, जिसे देख आरोही मन में सोचती है, सही कहा था शौर्य ने, खुशी अकेले जीने में नहीं, सबको साथ लेकर मिलकर जीने में है। सब होने के बाद शौर्य और आरोही वहां से निकल जाते हैं ताकि स्वीटी और अखिल साथ में टाइम स्पेंड कर सके। वहां से निकलते वक्त आरोही शौर्य से कहती है थैंक यू, तो शौर्य पूछता है किस लिए, तो आरोही कहती है मुझे ये बताने के लिए कि अकेले जीने में वो खुशी नहीं है जो सबको साथ खुश रखते हुए जीने में है। तो शौर्य कहता है मैम मैं जानता हूँ अकेले जीना किसे कहते हैं, मैं भी अकेला रहता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। अगर आपके पास कोई ना हो तो आप कैसा महसूस करते हैं, मुझे पता है कैसा महसूस होता है जब आपको पता हो कि घर जाने पर कोई नहीं है जो आपसे ये पूछे कि कैसा रहा आपका दिन। सच कहूँ तो उस समय घर जाने का मन ही नहीं होता, जिंदगी अंधेरे में जाने लगती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आरोही उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी, उसे लग रहा था कि जैसे शौर्य ने अपने अंदर कई गम छुपा रखे हो। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि आरोही के पास अनिल का फोन आता है। वो फोन उठाती है तो अनिल कहता है आरोही याद है ना कल हमें रेंजर्स क्लब जाना है, तो आरोही कहती है हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि हर महीने की आखिरी संडे को हम लोग वहाँ जाते हैं, मैं पहुँच जाऊंगी। तो अनिल कहता है सरी कहा, लेकिन अब की बार तुम अकेले मत आना, अपने साथ शौर्य को भी लाना, अब वो भी तो हमारा दोस्त है। तो आरोही कहती है ठीक है मैं उसे ले आऊंगी, वैसे भी हमें कल एक मीटिंग के लिए जाना है तो वहीं से मैं और शौर्य आ जाएंगे। ठीक है कहकर फोन कट देती है। आरोही फोन रखकर शौर्य को बताती है कि अनिल ने तुम्हें कल रेंजर्स क्लब बुलाया है तो कल मीटिंग के बाद वहाँ जाना है। तो शौर्य पूछता है क्यों, हम वहाँ क्यों जाएंगे। तो आरोही बताती है हम लोग हर महीने की आखिरी संडे को वहां जाते हैं जिससे हम सब महीने में एक बार मिल सके और अपना अपना स्ट्रेस दूर कर सके। इस बार अनिल ने तुम्हें भी बुलाया है तो क्या तुम चलना चाहोगे। तो शौर्य कहता है मैं, क्या आप चाहती हैं कि मैं चलूं। तो आरोही कहती है मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता, तुम जाना चाहते हो तो चल सकते हो, वैसे मेरी मानो तो चलो, अनिल ने तुम्हें खास तौर पर बुलाया है। तो शौर्य कहता है ठीक है मैम मैं चलूंगा। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। आरोही कहते वक्त मन में ना जाने क्यों ये मन रही थी कि शौर्य हाँ कर दे उसे। अब शौर्य के साथ की आदत लग चुकी थी, जब शौर्य उसके आप पास होता तो वो बहुत सुकून महसूस करती है और साथ ही साथ सेफ भी। अगले दिन आरोही और शौर्य मीटिंग खत्म करके बाहर ही आ रहे थे कि जिया का फोन आ गया। आरोही फोन उठा के कुछ कहती उससे पहले जिया बोल पड़ी, आरोही कहाँ है यार, यहाँ सब तेरा वेट कर रहे हैं और शौर्य भाई भी हैं साथ में कि नहीं, उन्हें लिए बिना मत आना। जिया बोले ही जा रही थी, जब उसका बोलना खत्म हुआ तो आरोही कहता है बोल लिया, अब मैं बोलूँ। हाँ मीटिंग खत्म हो चुकी है, हम वहाँ आ रहे हैं और तेरे लास्ट सवाल का जवाब हाँ, तेरे शौर्य भाई भी साथ है। ये सुन जिया चहक उठती है और कहती है ठीक है तुम लोग जल्दी आओ। आरोही फोन रख वहां के लिए निकल देती है। अगले आधे घंटे में वो लोग रेंजर्स क्लब में थे। रेंजर्स क्लब दरअसल एक तरह का स्पोर्ट्स कम रेसिंग क्लब था जिसमें हॉर्स राइडिंग, शूटिंग और गोल्फ होता था। साथ ही साथ लोग वहां बैठ के अपना टाइम एंजॉय भी कर सकते थे। आरोही और शौर्य वहां पहुंचते हैं तो जिया शौर्य को देख तुरंत उसके गले लग जाती है और कहती है कैसे हो भाई आप, पता है हम सब आपका कितनी देर से वेट करते। जिस पर रश्मि बोलती है अच्छा हम सब, या तो पता है शौर्य जब से ये यहाँ आई है तब से तुम्हारे बारे में ही बात किए जा रही थी कि शौर्य भाई ऐसे है, शौर्य भाई वैसे हैं और ना जाने क्या क्या। ये सुन शौर्य सबसे पहले गौरव को देखता है जिसे देख साफ साफ पता चल रहा था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो जिया गर्व करते हुए कहती है तो मेरे शौर्य भाई हैं, ऐसे तो मैं तो गर्व करूंगी ही। ये सुन गौरव तो जल भून के राख ही हो जाता है और बाकी सब हंस देते हैं। फिर सब वहां से हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं। शौर्य सबको हॉर्स राइडिंग करते हुए देखता है। शौर्य की नजर बार बार आरोही पर जाती जो राइडिंग करते वक्त बहुत खुश दिख रही थी। उसका हंसता हुआ चेहरा शौर्य को सुकून पहुंचा रहा था। वहां से वो लोग शूटिंग करने जाते हैं जहां गौरव को मौका मिलता है शौर्य को नीचा दिखाने का। तो वो कहता है शौर्य क्यों ना एक एक मैच हो जाए, देखते हैं कौन जीता है। शौर्य समझ रहा होता है कि क्यों वो उससे मैच करना चाहता है, लेकिन शौर्य उसे मना कर देता है ये कहके कि उसे शूटिंग नहीं आती। जिस पर जिया उसका साथ देते हुए कहती है और नहीं तो क्या भाई ने थोड़ी ही कोई ट्रेनिंग ले रखी है शूटिंग में। जिसे सुन गौरव और भी चीड़ जाता है तो अनिल कहता है ठीक है तो चलो हम सभी आपस में एक मैच कर लेते हैं, जो जीतेगा अगली पार्टी उसकी तरफ से। तो सभी राजी हो जाते हैं और मैच शुरू हो जाता है। सब 10-10 राउंड फायर करते हैं। अंत में जब रिजल्ट आता है तो हमेशा की तरह आरोही ही जीती है क्योंकि वो शूटिंग में काफी अच्छी थी और दूसरे पर गौरव आता है। तो रश्मि कहती है तो अगली पार्टी आरोही की तरफ से कहकर हंसने लगती है। तो आरोही कहती है ठीक है
ठीक है अगली पार्टी मेरी तरफ से। फिर गौरव की तरफ देखकर जो मुंह लटकाए हुए खड़ा था कहती है कोई नहीं अगली बार और कोशिश करना। जिसे सुन सब हंसने हैं तो गौरव कहता है यार तेरा हर बार का यही है, मैच जीत कर मुझे चिढ़ाती है लेकिन अगली बार मैं जरूर जीतूंगा तो देखना। ये सुन सब एक बार फिर हंसने लगते हैं तो आरोही भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज आती है तो मिस आरोही क्यों ना एक मैच मेरे साथ भी हो जाए। सब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं वहां आयुष खन्ना खड़ा था। वो भी वहां शूटिंग करने आया था। आयुष खन्ना वहां का बेस्ट शूटर था। उसके पापा शहर के बड़े आदमियों में से आते थे जिसकी वजह से वो काफी बदतमीज था, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। वो आरोही को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, उसकी जायदाद हथिया सके, लेकिन आरोही उसे जरा सा भी पसंद नहीं करती थी। आयुष उसके पास जाता है और गंदी हंसी हंसता हुआ कहता है क्यों क्या ख्याल है एक मैच हो जाए, अगर मैं जीता तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, क्या कहती हो। ये सुन आरोही गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है डेट और वो भी तुम्हारे साथ इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है। ये देख आयुष दिल पर हाथ रख कहता है हाय, तुम्हारा ये गुस्से से लाल चेहरा देख के ही तो दिल हार जाता हूं मैं। तो अनिल गुस्से से आयुष से कहता है आयुष यहाँ से जाओ, हम सब यहाँ शांति से वक्त बिताने आए हैं, तुम्हारे साथ उलझने नहीं। तो आयुष कहता है मैं भी तो शांति से वक्त बिताने ही आया हूँ, लेकिन आरोही के साथ। सुना है तुम्हारे साथ उस सिंह ने बदतमीजी की, अच्छा हुआ मैं वहां नहीं था, नहीं तो उसे अच्छे से सबक सिखा देता। वैसे मेरे डैड तुम्हारे डैड से हमारे शादी के बारे में बात करने वाले हैं, फिर तो तुम मेरे साथ चलोगी ना। ये कहते हुए आयुष आरोही का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे देख शौर्य की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो तुरंत आयुष का हाथ पकड़ता है और कहता है सर प्लीज आप थोड़ा दूर रहिए मैम से। तब आयुष की नज़र शौर्य पर पड़ती है तो वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है ओ तो तुम हो शायद आरोही के सेक्रेटरी, उस दिन तुमने ही उस सिंह को समझाया था ना। अरे भाई कम पगार में इतना काम कैसे कर लेते हो, सेक्रेटरी भी हो और बॉडीगार्ड भी, ऐसा क्या देती हैं तुम्हें जो तुम इसके लिए इतना सब करते हो। आयुष ने ये बात बहुत ही गंदे तरीके से बोली थी, जिसे सुन वहां सबके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और शौर्य तो गुस्से से लगभग पागल ही होने वाला था। आरोही के आंखों में ये सुन आंसू आ जाते हैं, जिसे देख शौर्य के गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। वो गुस्से से कहता है वो मुझे क्या देती है, ये तुझ जैसा नामर्द कभी समझ नहीं पाएगा। ये सुन आयुष गुस्से से बोलता है क्या कहा तूने मुझे नामर्द कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बार करने की, तुझ जैसा दो कौड़ी का सेक्रेटरी, तेरी औकात क्या है। तो शौर्य कहता है मेरी औकात क्या है ये तू समझ नहीं पाएगा, अपनी औकात देख जो एक लड़की को चैलेंज करता है मैच के लिए। ये सुन आयुष एक शैतानी मुस्कान देता है और कहता है चलो ठीक है, नहीं देता उसे चैलेंज, चल तू और मैं एक राउंड खेलते हैं, अगर मैं जीता तो तू अपनी नाक रगड़ेगा मेरे कदमों पर और अगर तू जीता तो तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, बोल मंजूर है। ये सुन सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि सब जानते थे कि आयुष काफी अच्छा शूटर है और शौर्य को शूटिंग नहीं आती और आरोही तो गुस्से से फट ही पड़ती है, उसे तो शौर्य का सिर तक झुकाना पसंद नहीं था और ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। वो गुस्से से बोलती है चलो शौर्य यहाँ से, इस पागल के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन आयुष घबरा जाता है कि कहीं शौर्य सच में ना चला जाए तो उसे उकसाते हुए कहता है क्यों अब कौन डर के छुप रहा है लड़की के पीछे। ये सुन जिया कहती है चुप कर आयुष, तू यहाँ का अच्छा शूटर है और भाई ने शूटिंग कभी नहीं की, उनसे मुकाबला करेगा, शर्म नहीं आती। तो ये सुन आयुष कहता है मैंने थोड़ी ना उसे कहा था मुझसे पंगा लेने को, वो खुद ही आया था मेरे पास, तो भुगतना तो पड़ेगा। ये सुन आरोही उससे कहती है शौर्य ये तुम क्या करने जा रहे हो, वो यहाँ का बेस्ट शूटर है, तुम उससे नहीं जीत पाओगे और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा सिर किसी के सामने झुके। ये सुन शौर्य उसे देखता है और बड़े प्यार से कहता है मैम आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगा इसे, और कहकर चला जाता है। सब रेंज पर पहुंचते हैं तो आयुष कहता है चल तेरे लिए एक डिस्काउंट देता हूं, पहले मैं शूट करता हूं, अगर तू मेरे स्कोर के पास भी पहुंच गया तो मैं हार मान लूंगा। वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है। ये सुन शौर्य हल्का सा हंस देता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वरना हारने के बाद तो कहेगा कि मैंने ही तो तुझसे कहा था, इसलिए ये राउंड नहीं माना जाएगा। तो आयुष कहता है ठीक है फिर, अब अगर तुझे बुरी तरह ही हारना है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर वो शूटिंग के लिए तैयार हो जाता है और 10 राउंड फायर करने के बाद उसका रिजल्ट आता है 9.9 स्कोर। ये देख आयुष हंस देता है और बाकी सब की बची कुची हिम्मत भी टूट जाती है। आयुष हंसते हुए कहता है अब तुझे जीतने के लिए 10 पॉइंट स्कोर करना होगा, जो कि आज तक मैं भी नहीं कर पाया, मैं यही हूँ, अपना पैर लेके तू जल्दी करना क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों पर वेस्ट करने के लिए। शौर्य अब अपने हाथ में जैसे ही गन लेता है उसके कानों में लोगों की चीखें गूंजने लगती है। वो अपनी आंखों को बंद कर गहरी सांस लेता है और अपने राउंड फायर करने लगता है। उधर आयुष तो जैसे अपने आप को जीता हुआ मान चुका था, वो आंखें बंद कर अपना पैर आगे किए वेट कर रहा था कि कब शौर्य आके उसके पैर पकड़े। शौर्य अपने सारे बुलेट फायर कर चुका था, सब कुछ एकदम शांत हो चुका था, इतना शांत कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज आए। ये देख आयुष को लगा कि शौर्य के हारने से सब दुखी हैं, तो वो इतराते हुए कहता है मैंने तो पहले ही कहता था कि तुम मेरा ऑफर मान ले, लेकिन नहीं, अब क्या कर सकते हैं, चल अब जल्दी से मेरे पैर पकड़ और अपनी नाक रगड़ो।
लेकिन जब कुछ देर बाद भी कुछ हलचल नहीं होती तो वो अपनी आंखें खोलता है तो सब स्कोर पर ही देख रहे होते हैं, और जब उसकी नज़र स्कोर पर पड़ती है तो उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था जो वो देख रहा था कि ये कैसे हो सकता है। शौर्य का स्कोर 10/10 था। फिर आयुष चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये गलत है, मैं इस रिजल्ट को नहीं मानता हूँ। उसे ऐसे चिल्लाते देख सब उस पर हंसने लगते हैं। आयुष अब एक मजाक बनकर रह गया था। सबकी नजरों में उसके साथ आई हुई लड़कियां भी उस पर हंस रही थी, लेकिन आयुष बेशर्मों की तरह चिल्लाए जा रहा था कि मैं इस रिजल्ट को नहीं मानता, एक राउंड और होगा। ये देख शौर्य हंसते हुए कहता है, चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा था, चल एक राउंड और खेल लेते हैं। ये सुन आयुष एक बार फिर शैतानी हंसी हंस देता है और कहता है, अब की बार खेल थोड़ा अलग होगा, हम गन के सारे पार्ट्स अलग कर उसे दोबारा लगा करके शूट करेंगे और जो सबसे पहले ये कर लेगा वो जीतेगा, बोलो मंजूर है? तो ये सुन शौर्य हंस देता है और कहता है, ठीक है। लेकिन आरोही ये सुन गुस्से से आयुष से कहती है, आयुष तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी नहीं देखा, हारने के बाद भी ऐसी शर्त रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लेकिन शौर्य उसकी बात काटते हुए कहता है, कोई बात नहीं मैम, उसे कर लेने दीजिए अपने मन की, ताकि बाद में ये कहना पाए कि इसकी बात नहीं मानी गई। फिर दोनों के सारे पार्ट्स निकाल कर रख दिए जाते हैं। वहां काम करने वाले एक आदमी को ये देखने के लिए बोला गया कि कहीं कोई चीटिंग तो नहीं हो रही। फिर उसने शुरू करने के लिए जैसे ही सायरन बजाया, दोनों अपनी गन के सारे पार्ट्स सही करने लग गए। आयुष मन में सोच रहा था, कितना बेवकूफ है ये शौर्य, इससे तो पता भी नहीं होगा कि ये मेरे जाल में फंस गया है। फिर अपने ख्यालों से बाहर निकल अपनी गन ठीक करने लगता है। वो अभी 2/3 गन ही लगा पाया था कि उसे गन शॉट की आवाज आती है। वो अपना सिर ऊपर उठा के देखता है कि शौर्य गन सही करके फायर भी कर चुका है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ उसे ही नहीं, वहां बैठे किसी भी इंसान को ये विश्वास नहीं था कि शौर्य भी ऐसा कुछ कर सकता है। उसने इतनी जल्दी गन लोड कर फायर किया था कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। सब उसे आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन गौरव उसे शक भरी नजरों से देख रहा था और अपने मन में कहता है, पहले ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन स्किल और गन शूटिंग स्किल, ये कोई आम इंसान नहीं है, कौन है ये पता करना पड़ेगा। आयुष तो गुस्से लगभग पागल ही हो गया था। वो चिल्लाते हुए ही कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं हार नहीं सकता, तुमने जरूर चीटिंग की है। फिर उस आदमी की ओर देख कहता है, बताओ उसने चीटिंग की है ना, बताओ। वो आदमी तो जैसे भूत बने खड़ा था। उसे तो अब तक ये समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि जिस स्पीड से शौर्य ने गन लोड की थी वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। वो शौर्य को ऐसे देख रहा था जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। तभी आयुष फिर से एक बार चिल्ला के कहता है, बताओ। तो वो होश में आ कहता है, सर ने कोई चीटिंग नहीं कही है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, यहाँ कैमरे भी लगे हैं। देखना तो सभी चाहते थे क्योंकि किसी को भी वो सब दिखाई नहीं दिया था। सब लोग तब कैमरे रूम जाते हैं तो वो आदमी रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि शौर्य ने केवल 15 सेकंड में ही गन लोड कर ली है। ये सब हैरान हो जाते हैं और गौरव का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है कि शौर्य कोई आम इंसान नहीं है, जरूर वो हम सबसे कुछ छिपा रहा है। वो सब वीडियो देख ही रहे होते हैं। तभी आयुष वहां से भागने की सोचता है और धीरे धीरे निकलते लगता है। तभी शौर्य कहता है, कहाँ चले जनाब, आप कहाँ चले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्यों अब नाक नहीं रगड़वानी आपको। ये सुन आयुष अपने सुर बदल हंसते हुए कहता है, ही अरे मैं तो मजाक कर रहा था, भला ऐसा भी कोई करता है क्या? तो शौर्य कहता है, हाँ हाँ करता है ना, तुम कर सकते हो ऐसा, तुम जैसा गिरा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है। अब शर्त के मुताबिक जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा, समझ। ये सुन आयुष गुस्से से कहता है, तो 2 करोड़ का सेक्रेटरी मुझे सजा देगा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? तो शौर्य कहता है, उसी तरह जिस तरह तेरी हिम्मत हुई आरोही मैम के बारे में बकवास करने की। हाँ अगर नहीं करना चाहता तो बोल दे, वो क्या है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तो माफ कर दूंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन पता नहीं कब कौन यहाँ की बातें बता दे, अब हम कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि ये चीज तो बहुत लोगों ने देखी है। तो जिया बोलती है, हाँ मैंने देखा ना कि कैसे ये इंसान हारने के बाद चिल्ला रहा था, फिर हारने के बाद यहाँ से दुम बदा के भाग रहा था। मैं तो इसे सोशल मीडिया पर डालूंगी ताकि लोगों को पता चले कि आखिर आयुष कितना गिरा हुआ इंसान है। ये सुन आयुष घबरा जाता है क्योंकि उसके घर के मुखिया उसके पिताजी थे और वो काफी अच्छे इंसान थे। अगर उन्हें ये पता चलता कि आयुष ने ऐसा कुछ हरकत की है तो वो उसे घर से निकाल देते। ये सब सोच आयुष की रूह कांप जाती है तो गुस्से से कहता है, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगी? तो जिया कहती है, क्यों नहीं, मैं तो करूंगी, तुमने भी तो शौर्य भाई को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो मैं भी तुम्हारे साथ यही करूंगी। ये सुन आयुष कहता है, नहीं,
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। तो शौर्य कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस जो मैं कह रहा हूँ वो सब तुम हाथ जोड़कर आरोही मैम के सामने कहोगे। फिर शौर्य हंसते हुए कहता है बस इतना ही, वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है तो मैं तुम्हें ऐसा वैसा कुछ करने को नहीं दूंगा। शौर्य का हंसना सुन आयुष अंदर से जल रहा होता है, लेकिन वो इस वक्त चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। तो वो आरोही के सामने जा हाथ जोड़ लेता है। फिर शौर्य उससे कहने को कहता है सॉरी आरोही बहन। बहन सुन आयुष उसे गुस्से से घुरता है, लेकिन बाद में देख लेने का सोच आरोही से कहता है सॉरी आरोही बहन। फिर शौर्य कहता है मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा और तुम पर अपनी गंदी नजर डाली, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से तुम्हें सामने नहीं आऊंगा। आयुष उसे गुस्से भरी नजरों से देख अपने दांत पीसते हुए वो सारी बातें दोहरा देता है, जिसे सुन आरोही मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया इस वजह से नहीं कि तुमने मुझसे माफी मांगी है, बल्कि इस वजह से क्योंकि तुम्हारे डैड मेरे डैड के अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छे इंसान भी। अब निकलो और अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे, समझे। आयुष सबको गुस्से भरी नजरों से घुर वहां से चला जाता है। तो रश्मि कहती है ओके, आज के लिए बहुत नाटक हो गया है, चलो अब बैठकर आराम से बातें करते हैं। तो सब लोग वहां से निकल रेस्टिंग एरिया में बैठ बातें करते हैं। जिया तो अपने शौर्य भाई का गुणगान करते थक ही नहीं रही थी, अनिल और रश्मि भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। सब तो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आरोही और गौरव शौर्य को ही घूरे जाहे थे। गौरव जहां उसे एक गलत इंसान समझ उस पर शक कर रहा था और शौर्य के बारे में पता लगाने की सो रहा था, वहीं आरोही उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी और मन में सोच रही थी क्या हो तुम शौर्य, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तुम आ जाते हो बाँचने, क्यों तुम्हारा आस पास रहना मुझे पसंद आने लगा है, कहीं मैं तुमसे प्यार। ये ख्याल आते ही आरोही मन में ही कहती है नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपने ख्यालों को झटक कर सबकी बातें सुनने लगती है, लेकिन गौरव तो अभी भी उसे घूरे ही जा रहा था। फिर एकदम से शौर्य से पूछता है कौन हो तुम, और ये कह उसे बड़ी ही गौर से देखने लगता है। शौर्य नासमझी से पूछता है मतलब क्या कहना चाहते हो। तो गौरव कहता है चीज़ों को इतने ध्यान से देखना और एनालाइज करना, इतनी अच्छी टाइमिंग के साथ गन लोड करना और इतनी अच्छी शूटिंग, ये सब कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। तो बताओ कौन हो तुम। तो शौर्य सबकी तरफ देखता है, सबके चेहरे पर यही सवाल था, क्योंकि शौर्य ने कहा था कि उसे शूटिंग नहीं आती, तो फिर उनकी अच्छी शूटिंग कैसे कर ली उसने। तो शौर्य बड़ा ही सीरियस फेस बना कहता है तुम लोग मेरे बारे में जानना चाहते हो, ठीक है सुनो, मैं दरअसल। फिर सस्पेंस बनाते हुए कहता है मैं दरअसल एक सीक्रेट एजेंट हूँ, और कहकर हंसने लगता है। तो जिया चीरते हुए कहती है क्या भाई, नहीं बताना हो तो मत बताओ ना, लेकिन इतना घटिया मजाक हंसी भी नहीं आ रही है। तो शौर्य कहता है मैं क्या करूँ, सब लोग मुझे ऐसे देख ही रहे थे तो मैं क्या करता। लेकिन गौरव अभी भी उसी बात पर अटका हुआ था, वो कहता है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, बताओ तुम कौन हो। वो लगातार उसे घुरे ही जा रहा था ताकि उसे फेशियल एक्सप्रेशन देख कुछ अंदाजा लगा सके। ये देख शौर्य मन में कहता है बेटा, जिस स्कूल के तुम टीचर बनने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मेरे चेहरे से तुम कभी नहीं जान पाओगे। फिर मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। पहला सवाल मैं कौन हूँ, तो आज मैं तुम्हें अपना पूरा बायोडेटा भेज दूंगा, तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि मैं जो हूँ वही हूँ। फिर तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब, चीज़ों को ध्यान से देखना सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही नहीं MBA में भी सिखाया जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब, मैंने शूटिंग स्कूल के टाइम सीखी थी, लेकिन किसी कंपटीशन में नहीं खेला, तो वहाँ हमें गन लोड और अनलोड भी सिखाया जाता है। अब अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई तो मैं चलना चाहूंगा, मुझे थोड़ा काम है। तो जिया गौरव को तेज आवाज में कहती है गौरव, तुम जब देखो अपना पुलिस वाला दिमाग लगाने लगते हो, ये सही नहीं है। माहौल को शांत कराते हुए अनिल कहता है ठीक है, अब आज के लिए वाकई ज्यादा हो गया है, हमें भी अब चलना चाहिए। तो जिया भी कहती है हाँ, आज के लिए काफी तमाशा हो चुका है, अब चलते हैं। सब वहां से जाने लगते हैं, लेकिन गौरव अभी भी शौर्य को घूरे जा रहा था और मन में कह रहा था नहीं, मेरा दिमाग कर रहा है, तुम वो नहीं हो जो दिखते हो, आखिर तुम कौन हो, मैं पता लगा कर ही रहूंगा। वहीं शौर्य के मन में ये ख्याल चल रहा था गौरव प्लीज मेरे बारे में पता मत करने लग जाना, वरना इस चीज से तुम्हें ही तकलीफ होगी। मैं कौन हूँ ये पता लगाने जाओगे तो अपनी ही पहचान खो बैठोगे। वही आरोही भी शौर्य के ख्यालों में इतनी खो चुकी थी कि उसे सामने स्विमिंग पूल नहीं दिखाई दिया, वो तो बस शौर्य को ही देखे जा रही थी। शौर्य इस बात को नोटिस कर लेता है, वो तुरंत आरोही के पास जा उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे एक बार फिर आरोही शौर्य के सीने से जा लगती है। उसे फिर वही सुकून का एहसास होता है, लेकिन जल्दी ही शौर्य उसे हटा उससे पूछता है मैम आप ठीक तो हैं, आपको कहीं लगी तो नहीं, ध्यान कहाँ है आपका। तब आरोही होश में आती है और झेंप जाती है, फिर हकलाते हुए कहता है वो मैं थोड़ा थक गई थी, बस इसलिए ध्यान नहीं रहा, चलो अब हम चलें। जिस पर शौर्य कहता है ठीक है मैम, आप 2 मिनट रुकिए, मैं कार लेकर आता हूँ।
कुछ ही देर में शौर्य कार लेकर आ जाता है तो आरोही भी उसमें बैठ वहां से निकल जाती है। कार में आरोही शौर्य को बड़े प्यार से देखे जा रही थी। शौर्य उसे इसे देखते हुए पूछता है, क्या हुआ मैम, आप हमें ऐसे क्यों देख रही है? तो आरोही कहती है, थैंक यू उसके लिए जो आज तुमने जो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे मेरा कोई अपना मुझे प्रोटेक्ट कर रहा हो। थैंक यू मेरे लिए खड़े होने के लिए। तो शौर्य ये सुन कहता है, मैम मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मुझे नहीं पसंद कोई भी आपकी बेइज्जती करे या आप पर उंगली उठाए, पता नहीं क्यों लेकिन जब कोई ऐसा करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। आरोही को ये सुन बहुत अच्छा लगता है, उसके मन में तो गूदगूदी सी होने लगती है। फिर शांत होकर वो शौर्य से कहती है, उसी तरह मुझे तुम्हारा झुका हुआ सिर नहीं पसंद, तुम कभी किसी के सामने अपना सिर मत झुकाया करो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा ही अच्छा लगता है। ये सुन शौर्य के कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगती है। कोई औरत कहती है, तुम्हारा सिर उठा हुआ ही अच्छा लगता है। शौर्य इसे कभी मत झुकाना समझे। शौर्य अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि आरोही उसे हिलाती है और पूछती है, क्या हुआ शौर्य, तुम ठीक हो? शौर्य अपने होश में आ कहता है, जी कुछ नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। आरोही ने ना चाहते हुए भी उसे उसके अतीत की याद दिला दी थी। तब तक आरोही का घर आ जाता है तो शौर्य उसे बाय बोले बिना उसे देख वहां से चला जाता है। आरोही ये थोड़ा अजीब लगा और बुरा भी, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अंदर चली जाती है। उधर शौर्य कार काफी तेज चला रहा था, मानो अपने आप से दूर भाग रहा हो, लेकिन फिर एकदम से एक जगह कार रोके देता है और मन में सोच रहा होता है और कहता है, इसे भी मेरा झुका सिर नहीं पसंद माँ, ये बिल्कुल आपके जैसी है। मैं ना चाहते हुए भी उसकी ओर खींचा चला जाता हूँ माँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं ला सकता उसे अपनी जिंदगी में, नहीं दिखा सकता है उसे अपनी वो दुनिया जिसकी वजह से आप, पापा, गुड़िया और सैम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए। मैं नहीं देख सकता उसे दुखी, और अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर कुछ सोचकर मुझे उससे दूर रहना होगा, नहीं आ सकता, मैं उसके करीब नहीं देता सकता उसे वो दुख जिसे वो जिंदगी भर झेल ना पाए। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।